आपले व्याख्याते श्री डॉक्टर शुक्ला सर आपल्याला जॉईन झालेले आहे. तर सरांचे इंट्रोडक्शन द्यायला केलं तर सर नागपुर येथे कार्यरत आहे. डॉक्टर शुक्ला सर आपका हमारे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है सर. सर मेरा आवाज आ रहा है सर आपको? हाँ मैडम आवाज आ रही है. सर मैं आपको ओके सर मैं आपको ये जो ट्रेनिंग है इसका इंट्रोडक्शन देना जरूरी समझती हूँ सर. हमने कल से ये ट्रेनिंग स्टार्ट किया है सर. जो महाराष्ट्र शासन का कृषि विभाग है उन्होंने एक प्रकल्प प्रोजेक्ट डिजाइन किया है सर. उसमें हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक उसमें पार्टिसिपेट किए है कि कॉटन जो ये प्रोजेक्ट के अंदर कॉटन ये मेन ये क्रॉप लिया गया है और उसके कॉटन ग्रोइंग से यूजर तक उसमें सभी जो सभी चेन है उसकी डेवलपमेंट का एक मेन उद्देश्य है सर इस प्रोजेक्ट का. तो उसी के अंदर अपना वैल्यू एडिशन ऑफ कॉटन ये आज का जो टॉपिक है सर आप लेने वाले हैं उसका महत्व है सर. तो सर मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आज आप वैल्यू एडिशन ऑफ कॉटन के इस टॉपिक पर हमारे जो विदर्भ क्षेत्र ये कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो ज्वाइन है उनको आप मार्गदर्शन करें. तो सर मैं आपसे विनती करती हूँ सर आप अपना सेशन स्टार्ट करें. धन्यवाद सर. हाँ थैंक यू मैडम. मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है. अच्छा यस सर. थैंक यू मैडम. तो सबसे पहले मैं रामेती अमरावती को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मौके पर मुझे अवसर दिया आप लोगों से बात करने का. तो मेरा जो आज के टॉपिक का प्रेजेंटेशन है वैल्यू एडिशन टू कॉटन क्रॉप. तो जहाँ तक स्मार्ट प्रोजेक्ट है, स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग गांव लेवल में क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से फार्मर की इनकम को बढ़ाया जा सकता है, उसी टॉपिक पे मैं अपना फोकस रखूँगा. तो जैसे देखा जाए कि कॉटन प्रोडक्शन सिस्टम में अगर देखा जाए जब हम लोग कॉटन का जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसका जो मेन प्रोडक्ट रहता है सीड कॉटन रहता है. सीड कॉटन से सभी जानते हैं कि हमको जिनिंग के बाद में लिंट और सीड मिलता है और लिंट और सीड का वैल्यू एडिशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके बाद जो फील्ड में बायोमास रह जाता है उसको कपास पराठी के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे. तो अगर देखा जाए कॉटन के फाइबर को क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग इसमें परिचित होंगे लेकिन एक बार मैं उसको रिवाइज करना चाहूँगा कि कॉटन जैसे फार्मर के यहाँ पर एक बार प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्शन होने के बाद में फार्मर क्या करेगा, उसको हार्वेस्टिंग करके या तो मार्केट यार्ड में ले आएगा या तो जिनिंग फैक्ट्री में ले जाएगा. तो जिनिंग फैक्ट्री में कॉटन की जिनिंग होने के बाद में जो फाइबर निकलता है उसका बेल बनाया जाता है और बेल को स्पिनिंग करने के लिए स्पिनिंग मिल में बेचा जाता है. स्पिनिंग मिल में जब जाता है वहाँ पे यार्न बनता है, यार्न से फिर कपड़ा बनाया जाता है, कपड़े से फिर हम लोग जो पहनने वाले हमारे वस्त्र हैं अंग वस्त्र बनाए जाते हैं. इतना उसका मोटा मोटा जो है वैल्यू एडिशन होता है. और कॉटन सीड जो बचता है, कॉटन सीड के ऊपर छोटे छोटे फाइबर जिनिंग के बाद बच जाते हैं लगभग 5 to 6%. तो उसका निकालने की भी मशीन आती है. उसको निकालने के बाद में जो फाइबर बचता है उसको लिंटर्स बोला जाता है और लिंटर्स निकालने के बाद कॉटन सीड के ऊपर जो कवर रहता है उसको हल बोलते हैं. हल को भी सेपरेट किया जाता है और उसका भी वैल्यू एडिशन करके उसको एनिमल फीड बनाया जा सकता है या कुछ मेडिकल पर्पस के यूज में भी जाता है. और जो उसके अंदर जो कर्नल बचता है, अंदर जो सीड का मटेरियल रहता है उसको कॉटन, उससे जो हम लोग कॉटन सीड ऑयल निकालते हैं और
जो आयल निकलने के बाद में जो उसमें मटेरियल बचता है उसको केक बोलते हैं या ढेप बोलते हैं। यहाँ पे ढेप जो है जानवर के खिलाने के काम में आती है, कॉटन सीड केक जो रहता है। और कॉटन स्टॉक जो है, जो कपास की पराठी है, उसका उपयोग आजकल जो हो रहा है 2-3 पर्पस के लिए ज़्यादातर जाता है। मैं देखा हूँ कि ब्रिकेटिंग इंडस्ट्री में जाता है, पेलेटिंग इंडस्ट्री में जाता है, पार्टिकल बोर्ड भी उसको अच्छा से बनाया जा सकता है, कुछ लोग कंपोस्टिंग के लिए भी ट्राई करते हैं। तो इसके बारे में मैं एक-एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। अगर वैल्यू एडिशन क्यों करना चाहिए, इस स्लाइड से अपने को समझ में आएगा। अगर हम लोग कपास से रुई बनाएं, अगर हम देखें 100 किलो कपास लेते हैं तो 100 किलो कपास से लगभग जो है 35 किलो रुई बनती है। तो 35 किलो रुई की कीमत आज की मार्केट रेट जो है, आज के मार्केट रेट में लगभग 4700 का। अगर उसका हम लोग धागा बनाते हैं तो लगभग 30 किलो धागा बनता है, जिसका मार्केट रेट आज के में 7500 जो है 30 केजी का आएगा, लगभग 250 रुपए किलो 30 का यान जो है आज मार्केट में बिक रहा है। अगर उसका हम लोग कपड़ा बनाते हैं तो लगभग 220 मीटर कपड़ा बनता है, उसका मार्केट रेट 22,200 रुपये है आज की डेट में। और अगर उसका हम लोग वस्त्र बनाते हैं पहनने वाला, तो इससे लगभग 100 शर्ट बन सकता है, जिसकी मार्केट कीमत लगभग जो है 1 लाख रुपए तक जा सकती है। 1000 रुपये कॉटन का शर्ट पकड़ा जाए तो ये देखा जाए कि जो लगभग 5000 रुपये का आइटम था वो 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। इसका मतलब इसका 20 टाइम्स जो है वैल्यू एडिशन हो गया। तो अगर हम ये वैल्यू एडिशन में जो पैसा आ रहा है, इससे रोजगार क्रिएट होता है, इससे जो है इनकम बढ़ती है जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी वैल्यू एडिशन हमारे यहाँ होगा उतना ही हमको फ़ायदा होगा। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि चाइना काफ़ी उन्नति कर रहा है, तो चाइना की उन्नति का एक ही कारण है कि उसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है। अपने यहाँ जो लगभग 350 लाख बेल कपास का उत्पादन होता है, उसमें से लगभग हम लोग 50 से 60 लाख बेल एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना खरीदने वाला नंबर 1 है। चाइना लगभग 350 लाख बेल का उत्पादन करता है और लगभग इतने ही लाख बेल खरीदता भी है। तो इसका मतलब उसके यहाँ वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और लोगों की इनकम बढ़ रही है। इसी तरीके से हमको भी सीखने की ज़रूरत है, अपने यहाँ भी वैल्यू एडिशन बढ़ाने की ज़रूरत है। और वैल्यू एडिशन बढ़ना कहाँ चाहिए? विशेष रूप से ग्रामीण भागों में, जहाँ पे रोजगार की समस्या है, जहाँ पे लोगों के पास कैश नहीं है। तो इस तरीके के जो स्मार्ट कॉटन प्रोजेक्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले 3-4 सालों में उद्योग धंधे काफ़ी बढ़ेंगे गाँव, विशेष करके गाँव में। अगर हम देखें कि किस तरीके से जो है अपना जो प्रोडक्ट है, इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट लगभग बनते हैं अपने कपास से। एक जो थोड़ा से धागा अपना कपास के रेशे जो छोटे रहते हैं, जैसे स्पिनिंग वगैरह के बाद में जो वेस्ट बच जाता है, या जो देसी कॉटन रहता है, या अपने यहाँ लास्ट स्पीकिंग जो कॉटन आता है उसका मेन रूप से ओपन एंड स्पिनिंग में जाता है, जिससे जीन्स बनते हैं। तो जीन्स से जो है उसका कीमत कम आती है, उसमें वैल्यू एडिशन 12 गुना होता है। लेकिन अगर हम लोग जैसे अपने कपास से टी शर्ट वगैरह बनाते हैं, वूवन शर्ट्स बनाते हैं, और इन सब चीज़ों से लगभग 27 गुना तक वैल्यू एडिशन संभव है। ऐसा जो है फॉरेन की एक स्टडी में खुलासा हुआ है। इसमें एक चीज़ मेन रूप से है, पहले हमें समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके ऊपर कपास की कीमत निर्धारित होती है, अपने यहाँ भारतीय बाजार में भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी। मैं देखा स्टेक होल्डर को, विशेषकर किसान और इवन जिनिंग फैक्ट्री वालों को इतनी जानकारियां नहीं रहती हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे कपास की क्वालिटी बेहतर होगी और कहाँ से कपास की क्वालिटी खराब होती है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दी जाती है कपास के कपास के ऊपर, वो कपास के कलर के ऊपर दी जाती है। अगर कपास का कलर हम लोग खराब कर दिए या अच्छा नहीं मेंटेन कर पाए तो हमारे कपास की कीमत कम हो जाएगी।
30% जो हमारा कपास रहता है वो कपास के कलर के ऊपर उसका दाम निर्धारित होता है। दूसरा चीज रहता है कपास में साफ सफाई, क्लीनिनेस जो बोलते हैं। अगर कपास हमारा साफ नहीं है, उसमें गंदगी आ गई, तो उसके कारण भी हमारे कपास की कीमत मार्केट में कम हो जाती है। और ये 3 पैरामीटर हैं जो जो किसानों के नियंत्रण में नहीं रहते हैं। उसमें उसका फाइननेस हो गया, कपास कितना बारीक है, कितना जाड़ा है, उसकी ताकत कितनी है, और कपास का लेंथ कितना है। लेंथ भी मुख्य रूप से निर्धारित होता है कि आपने कौन सी प्रजाति लगाई हुई है, कौन सी वैरायटी लगाई है, उसके ऊपर लेंथ निर्धारित हो जाती है ज़्यादातर। तो किसानों को उतना उसकी जानकारी नहीं रहती है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। किसानों के हाथ में 2 चीज़ें मुख्य रूप से हैं, एक कपास का कलर और कपास का जो है साफ सफाई रखना। इसमें जो कलर खराब होता है उसका मुख्य कारण जो 2 हैं। एक तो जो है अगर हम कपास को गीला ओला कपास रखेंगे, ओला कपास को अगर हम स्टोर करेंगे या हम जो है मार्केटिंग करते समय उसमें मॉइस्चर एडिशन कर देते हैं तो कपास का कलर खराब हो जाता है। और कपास को अगर हम मिक्स करते हैं तब भी हमारा कपास खराब हो जाता है। और क्लीननेस, साफ सफाई तो आप समझ ही रहे हैं कि कपास में अगर गंदगी आ जाएंगी तो उससे क्या होगा, हमारा कपास गंदा होता जाता है। इसके बाद एक और समस्या है कपास की कि कपास की मिक्सिंग, जैसे हम लोग फर्स्ट पिकिंग, सेकंड पिकिंग, थर्ड पिकिंग, ये सब जब मिक्स कर देते हैं तो उससे हमारे कपास की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो अगर हम देखें कि किस तरीके से मार्केट डिमांड है, ये हम लोग ले लेते हैं कि किस तरीके से हमारे कपास की बेहतर प्राइस, फेयर प्राइस हमको मिल सकता है। तो मैं आपको 3-4 जो मुख्य पॉइंट है आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहला ये है कि आपको जानना चाहिए कि हमारे जो भारतीय कपास है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसको 15 से 20% कम दाम मिलता है। कम दाम मिलने का जो मुख्य कारण है, जो मैंने आपको बताया, पहला मॉइस्चर ज़्यादा होना अपने कपास का। किसान क्या सोचते हैं कि हम ओला कपास को दबा के रखेंगे तो वजन बना रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसानों को कभी-कभी जो है जानकारी बराबर नहीं रहती है। कितना भी कपास को आप दबा के रखो, अगर उसमें आपने महीने 2 महीने रख दिया तो पूरा सूखा होना ही होना है। मैंने बहुत सारे रिसर्च करके देखे हैं, कपास एकदम सूखा हो जाता है कितना भी दबाइए। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप ओला कपास दबा के रखेंगे तो उसका कलर खराब हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, और उसके पीला पड़ने से उसका दाम मार्केट में कम हो जाता है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कपास में कचरा। कचरा जो रहता है मुख्य रूप से, उसमें जैसे किसानों से पूछिए कि कौन सा कचरा जो निकाला नहीं जा सकता कपास से, तो किसान भाई हमेशा ये बोलेंगे कि पत्तियाँ नहीं निकाली जा सकती। ऐसा नहीं है। जो कपास में पत्ती है या कपास से संबंधित जितने भी कचरे हैं, वो कपास से आसानी से निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर कपास में हम लोग कोई पॉलीथीन मिक्स कर देते हैं या कोई कपड़ा वगैरह ऊपर से डाल देते हैं तो वो चीज़ें कपास से निकलती नहीं है। उसको हम लोग कंटामिनेशन बोलते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए कंटामिनेशन जो है किसी तरीके से हम लोग को किसी भी तरीके से हम लोग अवॉइड करना है। कंटामिनेशन हर स्टेज पे होता है, तो उसमें कहाँ किस-किस स्टेज पे होता है मुख्य रूप से, कि जैसे कपास का चुनाई कर पिकिंग कर रहे हैं, पिकिंग करते समय हमारे जो है सिर के बाल उसमें गिरते हैं। और फिर कपास क्या करते हैं किसान भाई, उसको ले आते हैं, ले आकर के बोरे में ले आते हैं मुख्य रूप से, उसको अपने घर में स्टोर करके रखते हैं। कि स्टोरेज करते समय वहाँ मैं देखा हूँ बच्चे भी खेलते रहते हैं, उसी में रहना भी है, तो उसको कम से कम कुछ नहीं हो तो जूट के बैग से अच्छे से ढक देना चाहिए। तो उस समय भी काफ़ी कचरे उसमें गिरते रहते हैं। हमको ट्रांसपोर्टेशन करते समय भी जब हम लोग गाड़ी में भरते हैं, उस समय भी बहुत सारा कचरा मिक्स होता है। और इसके बाद अपनी आदत है कि कुछ भी हुआ, जैसे बिस्किट का रैपर खोले, फिर से उसमें डाल दिए। अपने गाँव में बहुत सारा लोग क्या करते हैं कि खैनी वगैरह खाए, तम्बाकू लिए, टोबैको लिए, उसको फेंक दिए उसमें। तो वो पाउच क्या होता है, उसमें फिर कंटामिनेशन हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को हमको अवॉइड करना है। तो ये देखेंगे कि लोग ये थोड़ा-सा दिखा देते हैं कौन-कौन से कंटामिनेशन जो फैक्ट्रियों में हमको देखने को मिलता है। उसमें मुख्य रूप से
जो एक कपड़े रहते, कपड़े के पीस आपको मिल जाएंगे। वाइट एंड कलर्ड पीपी, जो आपका ये जो पॉलीप्रोपिलीन है, कलर भी रहता है और वाइट भी रहता है, सारे मिल जाते हैं। ह्यूमन के बाल भी मिल जाते हैं, उसमें जो हम लोग सैक्रेड धागे पहनते हैं ये भी मिल जाते हैं, और जो जानवर की बांधने की रस्सियां हैं वो भी मिलते हैं, नट बोल्ट भी उसमें मिलते हैं। गुटखा वगैरह जो पाउच है बिमल का, या जो है चॉकलेट रैपर, या जो है बहुत सारी ऐसी चीजें, बिक्स का जो है रैपर, ये सब चीजें आम रूप से जो है कपास में देखने को मिलते हैं। ये सब चीजें बहुत खतरनाक है। अगर देखा जाए कि अगर एक बेल में इनका वजन कितना रहता है, एक बेल में मुश्किल से ये 2 से 3 ग्राम होते हैं। एक बेल जो है हमारा 5 क्विंटल कपास में बनता है। तो 5 क्विंटल कपास से एक बेल बना 170 किलो, और उसमें 2 ग्राम अगर ये मटेरियल है तो 2 ग्राम इससे कोई वजन नहीं बढ़ाता है। लेकिन ये क्या करता है कि 2 ग्राम मतलब कि लगभग 50-60 पीसेस में रहेगा, 50 प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा कपड़ा बनता है, तो कपड़ा बनने के बाद में वो डाइंग होती है, जब कलर किया जाता है तो प्लास्टिक कलर नहीं सोखती, तो प्लास्टिक पूरा वैसे ही दिखता है। इसलिए क्या करना है कि प्लास्टिक को हमको अवॉइड करना है। तो एक तो चीजें कंटामिनेशन का हमने जिक्र कर दिया। दूसरा जो रहता है कि मॉइस्चर, कि मॉइस्चर जो रहता है वो भी किसानों को उतनी जानकारी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, उनका हमेशा ये सोचना है कि हमारा कपास हल्का होगा तो वजन कम होगा। पहले ऐसा रहता था कि कपास का वजन कम होता था तो आपको फेडरेशन या जो है सीसीआई उतना पैसा उसका जो है भाव वही लगाते थे। लेकिन आज जो है, आज की डेट में सरकार ने रूल अपना बदला हुआ है। ये सारे किसानों के बात पहुंचना चाहिए कि जो सीसीआई या फेडरेशन कपास खरीदती है उसका मॉइस्चर जो रहता है 8% तक उनको अलाउड है। 8% अगर मॉइस्चर है तो आपको अगर जितना भी एमएसपी है, जैसे आज की डेट में अभी 5,850 एमएसपी है लॉन्ग स्टेपल कॉटन का, तो पूरा आपको पैसा देंगे 5,850 8% मॉइस्चर पे। लेकिन अगर मॉइस्चर आपका 10% है तो 2% उसमें कट करेंगे। तो किसान क्या करते हैं, सोचते हैं मैं 4% डाल दूंगा, 2% कट होगा तो फिर क्या होगा, 2% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ कि आप पानी नहीं डालोगे तो उसमें अगर आपका मॉइस्चर जो है 6% हो सकता है, 5% हो। 5% 6% मॉइस्चर होने पे आपको 2% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो हमेशा करना क्या है कि जो भी मॉइस्चर का मेजरमेंट होता है सीसीआई या फेडरेशन के ग्रेडर करते हैं, उनको बताना है कि मॉइस्चर हमारा प्रॉपर नापिए, मैंने बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं मिलाया है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो मॉइस्चर, आपका कपास सूखा है, जो सूखा हो गया या वेट कम हुआ, उससे उतना आपको दाम बढ़ के मिलेगा। तो उससे आपका जो एक्स्ट्रा पैसा मिलना था मिल गया, प्लस देश का फायदा होगा। जो कपास जो है क्वालिटी खराब होती, खराब नहीं होगी। तो ये चीजें मैंने आपको बताया कि पहला आपने कंटामिनेशन बचाना है, दूसरा मॉइस्चर निकालना बचाना है, और तीसरी चीज जो बहुत है इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, कपास का जितना भी पिकिंग करते हैं सब एक साथ मिक्स करने की प्रथा है इंडिया में, ज्यादातर किसान करते हैं। तो उससे क्या होता है कि कपास एक बार मिक्स हो गया तो आपको भाव नहीं मिलेगा। जैसे जिनिंग फैक्ट्री में आप जाइए तो वो क्या करते हैं, 5-6 ग्रेड का कपास खरीदते हैं। पहले सुपर खरीदेंगे, उससे फिर नीचा खरीदेंगे, उससे नीचा खरीदेंगे, उससे नीचा खरीदेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं कि जब अच्छे कपास को भी खराब कपास में मिला दे रहे हैं तो आपका कपास सुपर नहीं हुआ, फिर आपका कपास डाउन हो गया, हल्का क्वालिटी हो गया। तो आपको भी पूरे कपास का हल्के क्वालिटी का रेट मिलेगा। वही अगर आप सुपर अलग रखेंगे, हल्का अलग नहीं रखेंगे, तो सुपर का पैसा अलग से मिलेगा। तो हमेशा किसानों को ये चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि जो मल्टीपल पिकिंग है, खास करके जो कौड़ी वाला कॉटन है, या जो है थोड़ा से बरसात से खराब हुआ कॉटन है, ऐसे कॉटन को हमेशा अलग रखना चाहिए। जिससे क्या होगा, उनके अच्छे कॉटन का अच्छा भाव मिलेगा, और अच्छा कॉटन जो है वो देश में आएगा तो उसका वैल्यू एडिशन या काफी अच्छा होगा, एक्सपोर्ट अच्छा मिलेगा उसका।
चीजें मैंने आपको 3 चीजें बताया जिससे कि कपास को जब मार्केटिंग करें तो अच्छा भाव मिल सके और देश में कपास अच्छी क्वालिटी का रह सके, जिससे हमारे देश का कपास कम भाव में न बिच करके कम से कम जो है इंटरनेशनल भाव में ही बिके, प्रीमियम नहीं मिले। दूसरा चीज है कि बहुत सारी जगह जैसे अमरावती वगैरह बेल्ट में बहुत सारे छोटे छोटे जिनिंग फैक्ट्री है। हमारे पास किसान हमेशा आते हैं कि सर हम लोग अपने गांव लेवल पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं क्या? तो हमने जो देखा है, आपको छोटे जिनिंग प्लांट के बारे में बताना चाहेंगे कैसे चलता है। इस तरीके से अमरावती रोड पे आष्टी के पास में एक जिनिंग फैक्ट्री है। वो 5 जिनिंग रेचे डाले हुए हैं, 5 जिनिंग रेचे से फैक्ट्री चलाते हैं। ये उनका छोटा सा शेड है, पीछे वाला उनका नहीं है, ये भाग उनका नहीं है, ये सामने ये भाग है। लगभग जो है 500-600 स्क्वायर फीट का ही उनका ये बिल्डिंग एरिया है। और उन्होंने एक सीढ़ी बना के रखा है कपास ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ पे कपास का एक बार जिनिंग होने के बाद में बोंदरी में रुई भरने का सिस्टम बना के रखा हुआ है। और ये यहाँ पे गड्ढा बना के रखा है जिसमें सरकी इकट्ठी होती रहती है। जिनिंग होने के बाद में ये सरकी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। ये छोटा सा जिनिंग का उनका लेआउट है। इसमें देखेंगे किस तरीके से अंदर उन्होंने कैसे लगाया है। इस तरीके से उनका 5 रेचे या डबल रोलर जिनिंग लगी हुई है। ऊपर देखेंगे तो एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसके ऊपर कपास स्टोर करके रखते हैं। इस व्यू से देखेंगे, साइड व्यू से, तो कपास को सेंट्रल प्लेटफॉर्म से नीचे डालने के लिए एक डोर बनाया हुआ है। उसमें एक लेबर रहते हैं जो वो कपास को पैर के माध्यम से हर एक मशीन में डालते रहते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार से, और जिनिंग होता है। ये उसमें स्क्रू कन्वेयर है जिससे सरकी जो है नीचे गिरती है पिट के अंदर, और यहाँ से फिर बोरे में भर करके या जो है टोकरी में भर करके ऊपर उठा लेते हैं। ये स्मॉल जिनिंग प्लांट जो एक दूसरा जिनिंग प्लांट है जो अमरावती रोड पे ही ऑपरेशनल है, कारंजा घाड़गे में ऑपरेशनल है। इसमें किस तरीके से चल रहा है उसका हमने एक वीडियो बनाया था जो आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एक्चुअल फील आएगी कैसे चल रहा है। only the mice है वो। ये छोटा सा वीडियो दिखाया हमने जो जिनिंग करते हुए स्मॉल जिनिंग प्लांट हुआ। और इसमें एक दूसरा व्यू भी है किस तरीके से मटेरियल को ले जाते हैं और मटेरियल को ले जा करके किस तरीके से फिर उसका फीडिंग वगैरह करते हैं। इस तरीके से रुई ले आते हैं, रुई ले आने के बाद में फिर इसको इस तरह से बोंदरी में भरा जाता है। ये छोटा सा जिनिंग प्लांट हमने आपको दिखाया। अगर इसमें जो भी इच्छुक होंगे लगाना चाहेंगे तो उसमें क्या क्या लगता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट लैंड की जरूरत होती है। इसमें बिल्डिंग 600 स्क्वायर फीट एरिया का बनाना पड़ता है। बिल्डिंग की हाइट को 25 फीट कम से कम रखना पड़ता है जिससे कि हमारा सेंट्रल प्लेटफॉर्म उस पर लग सके और उसमें आदमी जा कर के फीडिंग कर सके। और इसमें जो हमने प्लांट सजेस्ट करते हैं कि कम से कम 5 रेचे होना चाहिए, उसके ऊपर ऑटो फीडर भी लगा होना चाहिए। एक रेचे में कम से कम 3 फीट का गैप रखा जाना चाहिए और जो रेचे आएंगे उसमें 54 इंच से छोटा नहीं लेना चाहिए।
कम से कम 54 इंच का रेचा लेना चाहिए। उसमें एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको दिखाया वो लगा होना चाहिए, जिस पे कपास की फीडिंग कर सकें। और कॉटन सीड के लिए एक स्क्रू कन्वेयर लगाना पड़ता है। और कॉटन सीड को इकट्ठा करने के लिए आपको एक सीमेंटेड पिट बनाना पड़ता है। और रुई की स्टोरेज करने के लिए जूट सैक या जूट का बोरा आपको रखना पड़ेगा। टोटल जो इसमें पावर की रिक्वायरमेंट है 55 एचपी या 40 केवीए की ज़रूरत होती है। इसमें टोटल 8 लेबर लगते हैं फैक्ट्री चलाने के लिए। रॉ कॉटन लाने के लिए 2 लोग लगेंगे, रुई लाने के लिए 2 लोग लगेंगे, कंपैक्शन करने के लिए बोरे को भरने के दबाने के लिए 2 लोग लगेंगे, आपको फीडिंग का 1 आदमी लगेगा, पाला में 1 आदमी, टोटल 8 आदमी लगेंगे, तब ये प्लांट जाके आपका चलेगा। इसमें जो डीआर जिन है उसमें कितना कॉस्ट आती है उसके कैपेसिटी जो रहती है, जैसे मैंने बताया लेंथ तो उसका 54 इंच का होना चाहिए, कैपेसिटी 65 केजी पर आवर होना चाहिए, जो इसमें 2 कुंटल कपास की जिनिंग कर सकता है वो 1 घंटे में। 5 एचपी पे कनेक्टेड लोड लगता है। इसका पावर एनर्जी कंजम्पशन 3.5 यूनिट 3.5 यूनिट 1 घंटे में लगता है। इसका सेलिंग जो मार्केट प्राइस है नए का ₹1.5 लाख है। एक सीजन में लगभग 800 बेल का कपास इस पे जिनिंग किया जा सकता है। इसको एरक्शन, कमीशनिंग और सेटिंग करने के लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, सभी आदमी उसको नहीं कर सकते। और जिनिंग फैक्ट्री में इसके अलावा आपको जो छोटे छोटे चीज़ें रखना पड़ेगा, एक फायर फाइटिंग के लिए आपको फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह रखना इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि कपास एक इनफ्लेमेबल मटेरियल है, कभी भी आग लगती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स रखना पड़ेगा। आपको ट्रांसफार्मर 50 केवीए का लेना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट के लिए अगर आपके पास खुद की व्हीकल है तो अच्छा रहता है, देखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि हमारा रुई को खरीदेगा कौन, क्योंकि रुई का आप बेल नहीं बना पाओगे। बेल बनाने का खर्चा काफ़ी महंगा आता है, वो लगभग जो है आपको 50 लाख के आसपास बेल प्रेस लगता है, तो इसलिए इसमें इस कॉस्ट में नहीं लगता है। तो आपके जो बायर हैं या तो जिनिंग फैक्ट्री वाले हैं या तो जो है छोटे मोटे अगर वहाँ पे स्पिनिंग मिल है तो वो परचेज करेंगे। आपका जो वर्किंग कैपिटल लगता है इसमें 6 लाख रुपए 1 दिन का, क्योंकि 1 दिन में आपको 60 कुंटल कपास की आप जिनिंग कर लेंगे। और वह एक शिफ्ट में आपको जो 5 डीआर जिन है उसमें आपको बताया कि 100 कुंटल पर डे पर शिफ्ट में आपका निकलेगा 1 डीआर जिन पे। और लेबर पेमेंट आपको 1 दिन में 3000 रुपये कम से कम लगेगा। ये जो है मैनुअली प्रेस लिंट के दिए दिखाया गया किस तरीके से आप बोरे में भर करके रखेंगे और इसको फिर गाड़ी में ले जा करके वहाँ पे डिलीवरी दे के आएंगे। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ज़मीन खुद का है, ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग बनाने के लिए आपको 5 लाख रुपए लगेगा, मशीनरी के लिए 15 लाख लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कम से कम 5 लाख रुपए लगेगा। और अदर रिक्वायरमेंट छोटी मोटी चीज़ के लिए जो आपको रोड वगैरह बनाना है 5 लाख रुपए, तो कम से कम आपको 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जैसे किसान को हमेशा ये रहता है कि मान लीजिए मैं लगा लूँगा तो हमको बेनिफिट कितना होगा, तो मैं हमेशा ये बताता रहता हूँ कि देखिए जो बिजनेस है इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक ही कर दिया हमने पूरा बन गया। जैसे कोई बोले कि भाई मैं 10 बिस्किट का पैकेट ले आऊँगा, बेच के उस पे खर्चा हो चल जाएगा मेरा, तो ऐसा नहीं है। आप अपना कपास खुद का जिनिंग करके कोई फैक्ट्री नहीं डाल सकता है। कम से कम आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि 1-2 गाँव का कपास आप प्रोसेसिंग करें, तब आपको जा कर के प्रॉफ़िट उसमें दिखेगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो 250 रुपये 1 बेल में, मतलब 1 कुंटल में आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट मिलने का ही चांस है, उससे ज़्यादा का नहीं रहता है। एक सीज़न में अगर आप 4000 बेल बनाते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए एक सीज़न में बेनिफिट मिल सकता है। आपका प्लांट लगाने का खर्चा 30 लाख अगर आ रहा है, तो आपको 3 साल में आपका कॉस्ट रिकवर हो सकता है। ये मैंने पूरा आपको थ्योरेटिकल बताया, ये पूरा डिपेंड करेगा आपका किस तरीके कितना आपका एफर्ट है
किस तरीके से आपका मार्केटिंग है, और अल्टीमेटली आपका लक भी इसमें फैक्टर करता है। अगर आपका मार्केट जैसे 2 साल से चल रहा है, हमेशा मार्केट अप जा रहा है, तो इसमें प्रॉफिट होने की ज़्यादा चांस है। अगर मान लीजिए मार्केट रिवर्स रहा, तो इसमें आपको लॉस की भी संभावना रहती है। ये टोटल मैंने छोटे जिनिंग फैक्ट्री के बारे में कवर किया। मुझे लगता है कि लोग सुन रहे हैं ना? हाँ सुनाई पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन में सुनाई पड़ रहा है। ऑनलाइन में यही समस्या रहती, मुझे दिखता नहीं क्या चल रहा है। जी जी, नहीं सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा, फिर आगे चलते हैं स्मॉल जिनिंग के बाद में। अब मैं आता हूँ कि बायोमास को किस तरह से वैल्यू एडिशन किया जाए, जिसका गांव में वैल्यू एडिशन होने की काफ़ी संभावना है। इसको शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहेंगे जो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल मिशन लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास फॉर पावर जनरेशन। तो जितना भी बायोमास है उसमें से बहुत कम या लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट में पावर जनरेशन में जाता है, और पावर जनरेशन की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जितना जो है पराठी कटा जितना भी आपका बायोमास है सारा चीज़ उसमें डाल दिया जाए, फिर भी जो है उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट फुलफिल नहीं होगी। तो अभी जैसे पंजाब में आप देखेंगे कि वहाँ पे जितना भी ये आता है, जितना भी उनका इसका मेन रूप से जो उनके यहाँ रहता है, इसका राइस का जो पैडी का जो बायोमास रहता है वो पूरा जला दिया जाता है, जिसके कारण पॉल्यूशन होके दिल्ली वगैरह में आता है। दिवाली के आसपास बहुत बड़ी समस्या रहती है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया को उसके ऊपर अटेंशन रहता है। उसी तरीके से आप हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पराठी को भी ज़्यादातर क्या करते हैं कि लेकर के उखाड़ने में ही खर्चा 1000 रुपये एकड़ आया, और उसको फिर ले आकर के फील्ड में जला देते हैं। तो उसको अगर जलाना है पावर जनरेशन यूनिट में, तो उससे पावर जनरेट होगी और उससे जो लॉस होता है लॉस नहीं होगा। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन लॉन्च करने का टारगेट रखा है। अगर उस तरीके का मिशन आता है तो आने वाले 1-2 साल में कोई भी बायोमास जलेगा नहीं। देखेंगे सारे लोग, जैसे अभी गांव में सब्जियां होती है तो लोग मार्केट में ले आके बेचने लगते हैं, उस तरीके से आप लोग ट्रैक्टर से बायोमास ले आ करके बायोमास का मार्केट लगेगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो हम जो देखते हैं कि कौन कौन सा बायोमास जो अपने आप पोटेंशियल बायोमास है जिसकी मार्केटिंग पावर जनरेशन या अदर पर्पस के लिए किया जा सकता है, उसमें से आप देखेंगे कि मुख्य रूप से कॉटन है, अपने यहाँ सोया की कुटार है, ग्राउंड नट्स के हस्क है, शोरगम है, मस्टर्ड है, चना है, गेहूं है, बगास है, गार्डन जो रहता है गार्डन लान है, या जो बहुत सारे लोग जो संतरे वगैरह बागीचे हैं वो लोग उसका जब प्रूनिंग करते हैं तो वो सारी लकड़ियां जो हैं बायोमास के रूप में उपयोग में लाई जा सकती हैं। तो अगर हमने जो कॉटन स्टॉक का एनालिसिस किया है उसमें देखा कि कॉटन स्टॉक और हम हार्डवुड का अगर कंपैरिजन करते हैं, हार्डवुड मतलब कि लकड़ी जो अपने पेड़ की लकड़ी होती है और कपास की पराठी, दोनों की लकड़ियों का अगर हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि जो हेमी सेलुलोज है, ये सेलुलोज वगैरह जो उसको एक तरीके से एक फाइबर को बॉन्डिंग देते हैं उस वही रहते हैं। तो हेमी सेलुलोज जो है 16% के आसपास रहता है, हार्डवुड में लगभग 30 से 40% है। सेलुलोज जो रहता है 44%, हार्डवुड की लगभग लकड़ी के लगभग बराबर होती है। और जो लिग्निन है जो एक नेचुरल गम रहता है उसकी मात्रा लकड़ी से भी ज़्यादा रहती है कपास के पराठे में। अगर इसको हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे ये पता चलेगा कि हमारी कपास की पराठी और जो वृक्षों की जो लकड़ी है, जो पेड़ों की जो लकड़ियां हैं उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल अंतर यही है कि हमारा कपास की पराठी थोड़ा पतली है और जो वृक्षों की लकड़ियां हैं मोटी हैं। अगर उनको भी हम लोग मोटा कर दें, कपास की पराठी को भी किसी तरीके से हम मोटा वृक्ष की लकड़ी के बराबर कर दें तो उसी तरह उपयोग में आएगा जैसे कि कॉटन की पराठी आती है। तो
हम लोग अगर देखें कि जो है कितना जो है वैल्यू एडिशन कपास की पराठी का विशेष रूप से महाराष्ट्र में हो सकता है, तो अगर देखेंगे कि हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़ एकड़ में कपास की खेती होती है और कपास का जो पराठी है 1 एकड़ में 1 टन मिल जाता है कि 1 करोड़ जो है टन कपास की पराठी अवेलेबल है और उससे लगभग 1000 करोड़ रुपए इसका मार्केट वैल्यूएशन है। विदर्भा में देखेंगे तो 40 लाख एकड़ की खेती होती है कपास की और उस तरह से 40,000 जो है टन, आप 40 लाख टन जो है कपास की पराठी अवेलेबल है। इसका जो मार्केट वैल्यूएशन जो है 400 करोड़ रुपए है। अगर इसी तरह से मराठवाड़ा में भी 400 है। अगर देखा जाए तो एक गांव में लगभग 1000 एकड़ कपास की खेती वाले ऐसे बहुत सारे गांव मिल जाते हैं। तो उसमें अगर पूरे कपास के पराठी को अगर हम लोग वैल्यू एडिशन करें तो उसमें लगभग 1000 टन कपास की पराठी हो जाती है। कि एक गांव में अगर हम जो है 1000 रुपये टन भी प्रॉफिट लेके चलते हैं तो 10 लाख रुपए गांव में रेवेन्यू जनरेशन कपास की पराठी से ही किया जा सकता है। कपास की पराठी से क्या क्या चीज़ें बन सकता है उसमें, जैसे हमने पहले भी स्लाइड में दिखाया था, इसमें थोड़ा फोटो दिख रहा है। एक कपास की पराठी से ब्रिकेट बनाया जा सकता है। ब्रिकेट एक तरीके जैसे मैंने बोला ना कपास की पराठी को मोटा कर दें, इसमें कपास की पराठी को मोटा करके लगभग इस तरह से 100 mm या 90 mm डायमीटर का बना देते हैं, दिख रहा होगा वीडियो में। और दूसरा पेलेट होता है। पेलेट को क्या करते हैं कि छोटे साइज में थोड़ा उसको दबा देते हैं, इस तरह 6 mm साइज में ऐसा करते हैं। इसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे फोटो बाद में। पेलेट जो इस तरीके का रहता है। पार्टिकल बोर्ड आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो टेबल के ऊपर टेबल टॉप वगैरह रहता है, फर्नीचर उससे बनता है पार्टिकल बोर्ड से। मशरूम का भी इस पे कल्टीवेशन किया जा सकता है, इससे चारकोल और कंपोस्ट बनाए जा सकते हैं। अभी ब्रिकेटिंग और पेलेटिंग का हम लोग चर्चा करेंगे। ये ब्रिकेटिंग प्लांट का एक पिक्टोरियल व्यू है और ये छोटा सा पेलेटिंग प्लांट का है जो हमारे यहाँ लगा हुआ है। इन दोनों का फोटो इसमें दिख रहा है। अभी ब्रिकेट का जैसे मैंने आपको बताया कि करते कैसे हैं, ब्रिकेट किस तरीके से बनाया जाता है। इसमें बायोमास है, बायोमास को पहले उसको चिपिंग करते हैं। चिपिंग करने के बाद में फिर उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद में फिर उसमें जो टेम्परेचर है, कंप्रेस करते समय लगभग 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बन जाता है। उस टेम्परेचर में इसका जो लिग्निन है, जो नेचुरल गम है, वो पिघल जाता है। वो पिघल करके पार्टिकल को एक दूसरे से बॉन्डिंग कर देता है, जिससे जिसका बल्क डेंसिटी है वो पहले जो अपना लूज रहेगा। एक ट्रक में मुश्किल से 4 से 5 टन मटेरियल जा सकता है। अगर हम लोग इस तरह कंप्रेस कर देंगे तो आराम से ट्रक में 15 से 16 टन मटेरियल जा सकता है। इसमें पिस्टन प्रेस है जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। पिस्टन प्रेस के तरीके से किया जाता है और ये जो है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें केवल एक ही मशीन लगती है जिससे ब्रिकेट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है? इसका उपयोग जो है बॉयलर में, जहाँ भी बॉयलर लगा हुआ है, जैसे शुगर मिल है, पेपर मिल है, केमिकल प्लांट है, डाइंग जहाँ होती है, कपड़े की डाइंग होती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे आपकी मिठाइयाँ वगैरह या और चीज़ें बनती है। हल्दीराम में डेली कम से कम 70 टन कॉटन स्टॉक के जो पेलेट और ब्रिकेट का कंजम्पशन है। यहाँ पे बेल्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, यहाँ पे नागपुर में ही है, डेली वो 50 टन उनका कंजम्पशन है। ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट है जहाँ वहाँ पे भी लगता है। जो कोई आदमी वनस्पति वगैरह बनाता है, वनस्पति डालडा बनाता है, वहाँ पे भी लगता है। इन सब चीज़ों में मैं सिंपल है कि जहाँ पे भी बॉयलर चल रहा है, इवन प्लास्टिक जो अपने टैंक वगैरह बनते हैं उनके यहाँ भी ब्रिकेट और पेलेट कंजम्पशन में आते हैं। फोर्जिंग करने के लिए जो फैक्ट्री में फोर्जिंग डाई वगैरह चलती है वहाँ पे लगता है। इवन जो अपने ईंट के भट्ठे वगैरह हैं वहाँ पे भी यूज होता है। जहाँ पे गैस बनाने के लिए उपयोग में लाता है, प्रोड्यूसर गैस बनाने के लिए, वहाँ पर भी ब्रिकेट का उपयोग होता है। तो ब्रिकेट बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं? तो जैसे
हमेशा एक प्रश्न रहता है कि भाई कपास की पराठी तो 3-4 महीने रहेगी, बाकी समय में हम क्या करेंगे? बाकी समय में बहुत आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे भूसा जो रहता है इसका साडस्ट जिसको बोलते हैं, लकड़ी बना का जो बुरादा रहता है, उसका उपयोग लाया जा सकता है। मूँगफली के छिलके लाए जा सकते हैं और मूँगफली के छिलके और कपास दोनों को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है। लकड़ी के बुरादे और कपास के पराठी किया जा सकता है। जो इसका रहता है राइस हस्क रहता है जो अपने भंडारा वगैरह बेल्ट में मिलता है, भंडारा गोंदिया बेल्ट में, उससे भी बन सकता है। अगर हम लोग इसको कोयले से तुलना करें कि हमारा जो ब्रिकेट है, ब्रिकेट हमने बनाया और कोयला से तुलना करें तो कोयला में आप देखेंगे कि 20 से 40% ऐश रहता है और उसमें कैलोरीफिक वैल्यू जो रहता है, हीटिंग वैल्यू जो रहता है, लगभग उतना ही रहता है जितना हमारे बायोमास वाले ब्रिकेट में है। बल्क डेंसिटी भी उतना ही रहता है। तो कोयले का जो सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि उसमें ऐश की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐश जो रहता है आजकल डिस्पोजल की बहुत समस्या है। किसी के मान लीजिए सिटी में फैक्ट्री है, हमारे पास हमेशा लोग पूछते रहते हैं कि हमारे पास इतना सारा ऐश जनरेट हो गया, अब इसका क्या बना सकते हैं? कोयले की ऐश का क्या बनेगा? उसका डिस्पोजल लेक फेंकेंगे कहाँ पे? और हमेशा जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले रहते हैं वहाँ बैठे ही रहते हैं कि भाई आपका पॉल्यूशन बहुत आ रहा है, आपका पड़ोसी ऑब्जेक्शन ले रहा है, आप बहुत पॉल्यूट कर रहे हो। अगर उसी तरीके से बायोमास का कोई चीज़ चलाएगा तो 5%, 6%, 7% आएगा और ये बायोमास में क्या रहता है कि आपका कुछ न्यूट्रिएंट भी रहता है। तो उसको अगर खेत में भी डालेंगे तो उतना नुकसान नहीं होता है। मैं देखा हल्दीराम अपने खुद के खेत है उसमें डाल देता है, वो बोलते हैं 3 साल बाद उसको हम फिर से वहाँ पे क्रॉपिंग करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आता है। इस तरीके से अगर बायोमास का जो ब्रिकेट या पेलेट उपयोग में लाएँगे तो कोल से काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट आता है उसका। अग ब्रिकेटिंग प्लांट किस तरीके से इसका फ्लो चार्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जैसे मैं बताया कि आपका जो बायोमास है, बायोमास को लगभग 7 से 8 का चिपिंग करेंगे। चिपिंग करने के बाद उसको मैनुअल या ट्रैक्टर फीडिंग कर देंगे और स्क्रू कन्वेयर जो इसमें दिख रहा है, स्क्रू कन्वेयर से मटेरियल इसमें जाएगा और एक्सट्रूजन प्रोसेस से ब्रिकेट बन करके ऐसे निकलेगा जिस तरह से ये ब्रिकेट बनते हुए दिख रहा है। और इसमें अगर हम देखेंगे कितना जो है पावर का कंजम्पशन है, तो टोटल एक जो आप ब्रिकेटिंग प्लांट डालेंगे, उसमें 75 एचपी आपको प्रेस के लिए लगेगा और छोटे-छोटे जो है लगभग 16 एचपी अलग-अलग पर्पज़ के लिए लगता है। टोटल आपको 100 लगभग जो है 90 जो है एचपी कनेक्टेड लोड लगता है। उससे आपको 1 घंटे में लगभग 1 से सवा टन आपका प्रोडक्शन होता है और इसमें मैन पावर टोटल 6 आदमी लगते हैं जो आपको टोटल प्लांट चलाने के लिए सफिशिएंट रहते हैं। इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो आपको ज़मीन कम से कम 2 एकड़ लगती है। इसकी जो मशीन है 16 लाख रुपए की है मार्केट में। टोटल जो इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें लगभग 35 लाख रुपए का खर्चा है। इसमें आपको चलाने का खर्चा 6 से रुपए टन आता है। इलेक्ट्रिक का खर्चा जो है आपको 35 यूनिट पर घंटे आता है। इसमें मेंटेनेंस आपको लगभग 75 रुपए टन पड़ता है। इस तरीके से टोटल आपका इन्वेस्टमेंट मैंने इसमें डिस्कस किया। एक छोटा-सा एक कमर्शियल ब्रिकेटिंग प्लांट है, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे आता है। ये चलते हुए ये जो बालाजी ब्रिकेटिंग प्लांट इधर काटोल एमआईडीसी में लगा हुआ है, वहाँ का फ़ोटो है। इस तरीके से ये यहाँ मैनुअल फीडिंग कर रहे हैं। ये कपास की पराठी कटी हुई मैनुअल फीडिंग कर दिया। स्क्रू कन्वेयर से मटेरियल ऊपर जा रहा है यहाँ से फीडिंग होने के बाद में। और ये केवल प्रेस एक्सट्रूजन या प्रेस मशीन है, आप देखेंगे सर चल रही है। यहाँ से मटेरियल जो है इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये आपका ब्रिकेट ब्रिकेट बन करके आगे निकलता है। ये ब्रिकेट है।
मार्केट में लाइन, और एक पूरा फैक्ट्री से बाहर दूसरे रूम में जा रहा है। देखिए इधर से फिर दूसरे रूम में आ गया, इधर आ गया, और यहाँ पे फिर ये अपने आप इकट्ठा हो जाएगा। कोई यहाँ पे कोई लेबर नहीं लगता, अपने आप ही टूट करके इकट्ठा होता रहता है। और फिर आपको बोरे में भर के पैकिंग करा देना है। पैकिंग करा के फिर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी में आपने लोड कर दिया डायरेक्ट। लोड होने के बाद में जहाँ पे आपका ऑर्डर है वहाँ पे डिलीवरी हो जाती है। ये टोटल ब्रिकेटिंग प्लांट ऑपरेशन का मैंने दिखाया, जो एक कमर्शियल प्लांट है। अब ब्रिकेटिंग के बाद में हम लोग पेलेटिंग का आते हैं। ब्रिकेटिंग और पेलेटिंग लगभग एक ही जैसे का तरीका है। ब्रिकेट थोड़ा सस्ते माने जाते हैं, उनको बनाना आसान रहता है। पेलेट थोड़ा फाइन होता है, उसको बनाने के लिए एडिशनल मशीन भी लगती है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है, और इंटरनेशनली इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपको ब्रिकेट बनाने के लिए मैंने बोला 8 से 10 mm का चिप बना लिया, तो 8 से 10 ये आपका जो पेलेट है, इसमें साइज इसका डायमीटर 6 mm, 8 mm, 10 mm है। जब 10 mm का आपका डायमीटर है तो आपको बायोमास 10 mm का नहीं चलेगा। इसको आप हैमर मिल से पतला करके लगभग 3 mm साइज का लाएंगे। 3 mm साइज का लाने के बाद में फिर आप इसको हल्का से पानी या बाइंडर मिक्स करेंगे। बाइंडर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाइंडर मिक्स करने के बाद में फिर आप इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद में आपका पेलेट जो है 6 mm साइज में सर्कुलर, जैसे खड़ू टाइप का रहता है, खड़ू के बिल्कुल शेप का रहता है, इस तरह का पेलेट बन जाता है। इसका बल्क डेंसिटी आपको 600 किलो पर क्यूबिक मीटर आती है। और इसमें राइम डाई जो प्रोसेस है वो काफ़ी पॉपुलर है पेलेट बनाने में। अगर हम थोड़ा से पेलेट का ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे कि जैसे मैंने बोला कि इसका इंटरनेशनल काफ़ी डिमांड है, इस तरह से पूरे विश्व का हम लोग चार्ट देखते हैं कि किस तरीके से पेलेट का मार्केट डेवलप हो रहा है। इसमें दिखाया गया कि 2010 में, 15 में और 20 में किस तरीके से पेलेटिंग जो है इंडस्ट्री डेवलप हुई है। चाइना का देखेंगे, चाइना का लगभग 0.6 मिलियन टन था 2010 में। उन्होंने इसको पाँच साल में 5 गुना बढ़ा करके फिर 3 मिलियन टन में ले गए, और इसके बाद अगले 5 साल में फिर 3 गुना बढ़ाया, फिर 10 मिलियन टन ले गए। तो टोटल वर्ल्ड में 22 मिलियन टन प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से 10 मिलियन टन तो चाइना लोन कर रहा है, जो कि 2010 में कहीं नहीं था, जीरो था। जिसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि चाइना और इंडिया की इकोनॉमी में 2008 तक ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों लगभग एक ही धरातल पे थे। लेकिन आज दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। तो यहीं पे आप देख लीजिए, दिखता है कि 2010 में लगभग 500 मिलियन टन था, और 2020 में 10 मिलियन टन, मतलब कि 20 गुना उसका जो प्रोडक्शन बढ़ गया। इसी तरीके से और सारी कंट्रियां भी हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूएसए भी पर्टिकुलर रूप से, वो 5 मिलियन टन 2010 में बनाते थे, 2020 तक 11 मिलियन टन बना रहे हैं। और यूरोप में जो 7 मिलियन टन था, उसमें 13 मिलियन टन जा रहा है। अलग अलग है, लेकिन आप यहाँ ढूंढेंगे भी तो आपको इंडिया कहीं नहीं दिखेगा। उसका कारण ये है कि इंडिया में जो पेलेट है अभी इस लेवल का नहीं हो रहा है कि हम उसको ग्लोबल मैप में दिखाया जा सके। तो उसको ग्लोबल मैप में दिखाने के लिए अपने आप प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, मार्केट बढ़ाना पड़ेगा। तो छोटा प्लांट जो, इसमें 2 तरीके के प्लांट लगते हैं, एक बड़ा प्लांट लगता है और एक छोटा प्लांट लगता है। इस वीडियो को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये देखते, चलिए वीडियो देख लेते हैं पहले किस तरीके से छोटा प्लांट काम करता है। इसका एक वीडियो हमारे ऑफिस में खुद ही लगा हुआ है प्लांट, उसका ही हमने वीडियो बनाया था। ये देखेंगे कि पहले बायोमास को हम लोग क्या करते हैं, वाटर मिक्स कर लेते हैं। इसमें लगभग 14 से 15% मॉइस्चर डालना पड़ता है पेलेट बनाते समय, और कभी कभी थोड़ा सा बाइंडर भी मिक्स करना पड़ता है। ये छोटा से दिखा रहे हैं क्योंकि हमको ट्रायल करना था इसलिए, अदरवाइज ये सब जो है मिक्सर में डायरेक्ट हो जाता है। मिक्सर में डाल दिया, पानी डाल दिया, मिक्स हो जाता है।
इसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट पेलेटिंग मशीन में डाल देंगे और इससे देखिए पेलेट बन के निकलते हैं, छोटे छोटे साइज का पेलेट बनता है। ये हमारा छोटा पेलेटिंग प्लांट का डेमोन्स्ट्रेशन है। तो पेलेट का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पेलेट का उपयोग जो होता है उसमें, इधर आएंगे हम लोग, इधर दिख रहा है किस कहाँ कहाँ। पहला जो फॉरेन कंट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो यूज भी वहाँ पे ज़्यादा है। इसका नीदरलैंड, बेल्जियम और यूके में देखेंगे कि लार्ज स्केल पावर प्लांट जो इंडिया अभी सोच रहा है, वहाँ पे सारे पावर प्लांट जो है, बड़े बड़े पावर प्लांट पेलेट के ऊपर चलते हैं। डेनमार्क है, स्वीडन है, वहाँ पे पेलेट, वहाँ पे भी बड़े बड़े पावर प्लांट चलाने के लिए, स्मॉल मीडियम स्केल हीटिंग सिस्टम के लिए, स्मॉल स्केल रेसिडेंशियल हीटिंग के लिए भी पेलेट का उपयोग लाया जा सकता है, लाया जा रहा है। वहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, मेन रूप से आप देखेंगे पेलेट का जो उपयोग है स्मॉल हीटिंग के लिए, पावर प्रोडक्शन के लिए, यूएसए में भी उसी तरीके का उपयोग कर रहे हैं। तो इसका उपयोग आप देखेंगे कि ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री कर रही है। यूएसए हो गया, पूरा जो है यूरोप कर रहा है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण में आप अगर सोचेंगे तो बहुत ही इसका मतलब कि एक इंटरेस्टिंग रीजन है कि पूरे विश्व में बड़ी बड़ी कंट्रियां पेलेट में क्यों मुड़ रही हैं। तो एक यूनाइटेड नेशंस में एक एक जो है वहाँ पे कानून लॉ पास हुआ है कि बायोमास से जितने भी पावर जनरेशन होगा या और कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क होगा, उसको पॉल्यूटिंग यूनिट नहीं माना जाएगा, कि वो पोल्यूशन जनरेट नहीं करे। अभी क्या होता है कि हर कंट्री का एक रहता है कि कौन से कंट्री कितना पोल्यूशन कर रही है, उसका मॉनिटर करने के लिए इंटरनेशनल एजेंसी मॉनिटर करती है। अगर आपकी कंट्री पोल्यूशन ज़्यादा कर रही है तो आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, और अगर आपकी कंट्री पोल्यूशन कम कर रही है तो आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं रहेगा और आपको इन्वेस्टमेंट बाहर से आपके कंट्री में आएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बैन कर देते हैं। जैसे कहीं हुआ आपके, हमारे यहाँ कोई देखा कि बच्चा काम कर रहा है तो चाइल्ड लेबर वर्क कर रहा है, वहाँ सामान मत खरीदिए। उसी तरीके से एक लॉबी काम करती है। तो लॉबी क्या करती है कि अगर अपने यहाँ देखेगी पोल्यूशन ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे कि इंटरनेशनली आपको मैलाइन करेंगे और फिर आपके यहाँ जो जो आपका प्रोडक्ट होगा उसको मार्केट में नहीं आने देंगे और आप क्या इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। इसीलिए क्या होता है कि उन लोगों ने ऐसा कानून बनाया है कि बायोमास से जितना भी होता है उसको पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं मानते हैं। तो जितने भी बेस प्लांट थे सबको पेलेट बेस प्लांट में कन्वर्ट कर दिया है। इंडिया इससे जो है लगभग समझ लीजिए कि 20 साल पीछे है। अभी हम लोग 2021 में वो बातें सोच रहे हैं, उन लोगों ने 2010 में ही वो सब चीज़ें 2000 से करके 2010-2015 तक कंप्लीट कर दिया। तो हमारे यहाँ पेलेट का उपयोग पावर प्लांट में होता है, हो सकता है अभी हुआ नहीं है ज़्यादातर, अभी बहुत लास्ट ईयर से ही एनटीपीसी ट्राई कर रही है, थोड़ा थोड़ा ले परचेज कर रहे हैं वो लोग, लेकिन अभी फुल स्केल पे नहीं आए हैं। लेकिन हमने देखा है कि पेलेट का उपयोग जो रेस्टोरेंट में, ढाबा वगैरह में खाना बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। जैसे जो आपका कमर्शियल कुकिंग गैस है, उसमें अगर हम लोग ढाबा वगैरह में खाना बनाते हैं या स्नैक्स बनाते हैं तो उसका काफ़ी खर्चा आता है। जो कमर्शियल गैस है काफ़ी 2000 से 2500 रुपये एक सिलेंडर का मिलता है और उसका जो खाना बनता है वो महंगा पड़ता है। उसी तरीके उसके रिप्लेसमेंट में जैसे हम लोगों ने एक पेलेट स्टोव बनाया है। पेलेट स्टोव में वही विदाउट जो है विदाउट स्मोक के आपको खाना बन जाता है और उसकी कास्ट जो रहती है 1/3 आती है। 1/3 जैसे आपको मान लीजिए इसमें 300 रुपये खर्चा आएगा गैस में,
तो आपके यहाँ 100 रुपये खर्चा में हो जाएगा। तो आगे आने वाले जो है समय में इस तरीके के स्टोव का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, बढ़े। तो अगर इसमें क्वेश्चन और रहता है कि कौन सा बाइंडर इसमें प्रयोग में लाएंगे, तो पेलेट बनाते समय जो है कभी कभी बाइंडर की जरूरत हो, बिना बाइंडर के ही बन जाता है, लेकिन बाइंडर डालने में बेनिफिट ये रहता है कि आपका पेलेट एकदम शाइन आता है, ब्लैक कलर का आता है और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो मुख्य रूप से 2-3 बाइंडर जो है मार्केट में यूज में आते हैं। एक जो अपना कैश्यू रहता है, कैश्यू शेल का जो पाउडर है, कैश्यू का जो छिलका रहता है, छिलके को हम लोग पाउडर फॉर्म में बना करके उसको 5% बायोमास में ऐड कर दें, तो एक बहुत अच्छा बाइंडर की तरह उपयोग करता है, क्योंकि कैश्यू सेल का में काफ़ी आयल बहुत रहता है। जो काजू रहता है, काजू का जो सेल रहता है उसमें तेल बहुत मात्रा में रहता है, तो तेल जाता है जिससे अपने यहाँ पेलेट में शाइनिंग आ जाती है। ऐसे ही जो चिरौंजी रहती है, अपना चिरौंजी जो बोलते हैं हम लोग, चिरौंजी को हाँ 5 जो पाउडर रहता है इसका 5% हम ऐड कर दें और ऐड करने के बाद में फिर बनाते हैं तो हमारा पेलेट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आता है। तो दोनों हम लोगों ने बना के देखा है, तो हमारे जो पेलेट आता है उसमें मॉइस्चर 8% आता है, पेलेट के डायमीटर 6 रहता है। मुख्य रूप से इससे जो कैलोरीफिक वैल्यू रहता है लगभग 4000 किलो कैलोरी पर केजी आता है। एस जो है 4 से 5% आता है। तो ये प्रीमियम क्वालिटी का पेलेट हम लोग बायोमास से बना सकते हैं, बशर्ते बाइंडर जो है उपयोग में बराबर ला लिया जाए। तो अब स्मॉल पेलेटिंग प्लांट अगर हमको मार्केट डालना है, तो स्मॉल पेलेटिंग प्लांट डालने के लिए कितना जो क्या इन्वेस्टमेंट लगता है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको लगभग 1 एकड़ लैंड की ज़रूरत होगी। इसमें बिल्डिंग 1000 स्क्वायर फीट का लगेगा जो शेड रहेगा, और आपका जो स्टोरेज के लिए लगभग 5000 स्क्वायर फीट का एरिया लगता है, जो आपको बायोमास वगैरह स्टोर करेंगे। उसमें आप जरूरी नहीं कि शेड बनाएं, आप टारपुलिन रख के अगर बरसात वगैरह आती है तो उसको ढका जा सकता है। तो इसमें जो खर्चा आएगा आपको 1 लाख रुपए, मान लीजिए आपको शेड बनाने का खर्चा आपको 2 लाख लग गया। लैंड अगर देखा जाए आपको, मैंने 1 लाख रुपए पकड़ लिया, अगर कहीं भी मिलता है आधा एकड़ लैंड, तो लैंड डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में, अगर खुद का है तो कॉस्ट बचेगा। आपको इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन का खर्चा है, अगर 7 पोल लग रहा है तो आपको 4 लाख रुपए में लग जाएगा। और आपको एक शेडर मशीन लेना पड़ेगा जो 20 HP कनेक्टेड लोड है, वो लगभग 2 लाख रुपए की आती है। पेलेटाइजर मशीन 4 लाख रुपए की मार्केट में है। अदर जो आपके एक्सपेंडिचर हैं 2 लाख रुपए पकड़ लिया, तो टोटल आपको ये देखा जाए तो 15 लाख रुपए एक्सपेंडिचर में आपका प्लांट, छोटा प्लांट लग सकता है। इसमें जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, 1 टन में अगर देखा जाए तो आपको रॉ मटेरियल का लगभग 2000 रुपये लगेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको 1 टन बनाने में 1000 रुपये, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको 500 रुपये, लेबर कॉस्ट 1000 रुपये, कन्वेंस चार्जेज आपके जो आने जाने के इधर उधर खर्चे हैं 2500 रुपये, अदर 1000 रुपये। टोटल देख लिया जाए तो आपको 5750 रुपये का पर टन आपको टोटल फिक्स कॉस्ट लगेगा। उसको आपका जो सेलिंग प्राइस है मार्केट में वो लगभग 7000 से 8000 रुपये टन है। तो आपका जो प्रॉफिट आएगा कि 25 वर्किंग डे में अगर आप 10 घंटे चलाते हैं और 7000 रुपये टन में आपका सेलिंग प्राइस है, तो 46,875 रुपीज़ आपको 1 महीने में इसमें अर्निंग हो सकती है। 1 साल में लगभग 5.5 लाख रुपए का, और इसमें जो इंटरेस्ट पकड़ लिया 1,20,000 का, तो टोटल आपको 4,40,000 रुपए का नेट प्रॉफिट इसमें हो सकता है। इस तरीके से छोटा प्लांट के बारे में मैंने डिस्कस किया। ये छोटे प्लांट को बहुत सारे लोग इसको एनिमल फीड बनाने के लिए भी उपयोग में लाते हैं, लेकिन जो बड़ा प्लांट अगर डालेंगे तो बड़ा प्लांट में मशीनरी ज़्यादा लगती है। उसमें आपको श्रेडर तो सेम है, लगभग 50 mm जो साइज़ का श्रेडिंग करे 2 लाख रुपए का आता है। ये तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों को रखना है।
और आपको फिर ड्राइंग करने के लिए थोड़ा एरिया, अगर आपके पास गीला मटेरियल है तो सुखाने के लिए भी थोड़ा से एरिया लग सकती है। बहुत ज़्यादा गीला आ रहा है तो 15% तक गीला है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा गीला है तो आपको सुखाना पड़ेगा। और फिर आपको इसमें एक एडिशनल हैमर मिल लगती है। हैमर मिल से आपको 3 mm साइज़ का मटेरियल बनाना है। यहाँ से आपको जो मिलेगा 10-12 mm से 3 mm साइज़ का बनाएंगे। फिर आपको एक मिक्सर लगेगा इसमें, जो पानी हम लोग हाथ से मिला रहे थे, हाथ से नहीं मिलाना पड़ता, मिक्सर में डाल दीजिए, अपने आप वो मिक्स कर देता है। फिर जो पेलेटिंग मशीन में मिक्स माल जाएगा तो पेलेट बनेगा। और उस समय जब पेलेट बनता है तो काफ़ी गर्म रहता है, तो उसको अगर तुरंत भरेंगे तो टूट जाएगी, तो इसलिए कूलर में रख देते हैं, कूलिंग कर लेते हैं। कूलिंग करने के बाद में फिर उसको बैगिंग करके बैग में भर करके फिर आप व्हीकल से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से लार्ज पैलेटिंग प्लांट का मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि किस तरीके से चलता है। तो इसमें देखिए, जहाँ तक पैलेटिंग इंडस्ट्री का है तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पैलेटिंग बनाने वाले ज़्यादातर क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े प्लांट में जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि छोटे प्लांट में आपका जो लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, लगभग 1000 रुपये 1500 रुपये पर टन आपका खर्चा आ जाता है। और एक बार जब बड़े बड़े लोग आ जाते हैं तो अपना सेलिंग प्राइस कम कर देते हैं। जैसे हल्दीराम है, हल्दीराम आज की डेट में 5 रुपये 60 पैसे में खरीद रहा है। और छोटे प्लांट का मैंने वो दिखाया आपको कि 5 रुपये 60 पैसे आपका 5 रुपये 60 पैसे पर केजी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ही आ रहा है। तो अगर आपका मार्केट इस तरीके से है कि जैसे ढाबा वो लोग वाले थोड़ा सा महंगा खरीद लेते हैं, 10 रुपये किलो तक खरीद लेते हैं, 8 रुपये 10 रुपये के, उनको लूज माल कोई नहीं देता है। उस तरह का अगर कोई आपके खरीदने वाले हैं तब तो छोटा प्लांट डालने का प्रॉफिट है, अदरवाइज बड़े स्केल में ट्रांसपोर्ट करने पे बेनिफिट नहीं रहता है। बड़ा प्लांट डालने के लिए जो खर्चा आता है कम से कम 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है, क्योंकि इसमें शेड भी बड़ा लगेगा, मशीनरी भी बड़ी बड़ी लगेगी आपको, तो जो और आपको मैचिंग कैपेसिटी भी लगाना है। तो लोग एक में नहीं जाते हैं, एक पैलेट जब लगाएंगे प्लांट तो क्या करेंगे, 2 पैलेटिंग एक साथ में डाल देते हैं, क्योंकि पूरा आपका बाकी मशीन तो सेम है। तो 2 पैलेटिंग मशीन डाल देंगे तो उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगा 1 घंटे में 2 टन बन के आएगा। 1 घंटे में 2 टन, एक दिन में उनको 40 टन बन जाता है, तो 2 ट्रक 3 ट्रक उनके पास माल हो जाता है। तो इस तरीके से उनको जो कॉस्टिंग रहती है, कॉस्टिंग काफ़ी कम पड़ती है। तो ये देखना है कि अगर आपके पास छोटे प्लांट का मार्केट है तभी छोटे में जाना है, नहीं तो हमेशा क्या करना है, बड़े के बारे में सोचना है। भले आप एक आदमी नहीं कर सके, 2-4 आदमी मिल के कर सकता है। हमने जो बताया अभी तक एक कॉमर्शियल एक्टिविटी बताया कि जो आदमी बिजनेस करना चाहता है, विशेष रूप से इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा है, 30 से 40 लाख रुपए तक आपको ब्रिकेट में लगेगा। पैलेट में अगर छोटे में जाएंगे तो आपको 15 लाख लगेगा, बड़े में जाएंगे तो आपको 3 करोड़ लगेगा। इसके अलावा भी गांव में बिजनेस किए जा सकते हैं, वो मैं आपको दिखाएंगे कि बायोमास से किस तरीके से किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि गांव में जैसे ब्रिकेटिंग प्लेटिंग प्लांट बहुत सारे लगेंगे गांव या शहर या जो है छोटे छोटे टाउन एरिया में लगेंगे, तो उनको जो बायोमास आएगा, बायोमास आपको गांव से ही ले जाना पड़ेगा। तो मैंने देखा है, मैं खुद करा के देखा हुआ हूँ कि बायोमास बिजनेस से भी गांव में, जैसे मैंने पहले लगता है 4-5 स्लाइड में दिखाया था कि गांव में आपका लगभग 1000 टन बायोमास का कलेक्शन हो सकता है। अगर 1000 टन बायोमास का कलेक्शन हो रहा है तो 1000 रुपये टन भी अगर प्रॉफिट हम किसान का पकड़ते हैं या सप्लायर का पकड़ते हैं तो 10 लाख रुपए पर जो है विलेज रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। उसमें जैसे गांव में ग्रुप बनाना पड़ता है, हमने क्या किया है कि एक गांव में एक ग्रुप बना दिया। टोटल हमारे पास 5 चीपर मशीन थी, पांचों 5 ग्रुप बना करके 5 गांव में दे दिया है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, उसमें मेहनत करके उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो हमने 1 साल का डाटा कलेक्ट करके दिखा रहे हैं कि 1 साल कैसे किया हुआ था। लास्ट ईयर तो नहीं हो पाया, उसके कारण लास्ट ईयर जो है लास्ट 2 साल से नहीं हो पाया है। लास्ट ईयर तो कोरोना के कारण लॉकडाउन था,
मार्च अप्रैल पूरा मई तक बंदी था, तो इस समय बायोमास खत्म ही हो गया। इसके बाद उसके पहले वाला अगर आपको याद हो तो उस समय क्या हुआ, बरसात बहुत लेट तक होती रही। बरसात इतनी ज्यादा हुई कि दिवाली तक बरसात चलती रही। फिर बरस बाद बीच बीच में ऐसा पानी आता रहा, हर हफ्ते में पानी आता रहा, तो जिसके कारण भी कलेक्शन एक्टिविटी काफी प्रभावित हुई थी। इस साल संभावना थी कि अच्छा चलेगा, लेकिन मार्च में इस साल भी समस्या आई है। हाँ, लेकिन लोग गांव में किए हैं इस बार, जीरो नहीं, पहले जैसा जीरो नहीं है, लोग कर रहे हैं, लेकिन उस स्केल पे नहीं हो पाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले साल में और अच्छे तरीके से होगा। तो कॉटन स्टॉक जो का मार्केट कर सकते हो, इसमें तरीका क्या है कि एक तो तरीका है कि आप मैनुअल अपरूटिंग करा लें उसको। मैनुअल अपरूटिंग कराने के बाद में उसको मैनुअली कलेक्ट करा लिया जाए, और फिर उसको ट्रैक्टर ऑपरेटेड जो चिपर है उनसे चिपिंग खेत में ही की जाए, और चिपिंग करने वाले जो चिपिंग के बाद में जो मटेरियल बचता है उसको ब्रिगेटिंग और पेलेटिंग प्लांट में सप्लाई कर दिया जाए। और इसके अलावा उसको पावर प्लांट में भी सप्लाई किया जा सकता है। तो मैनुअल मेथड तो सबको पता रहता है, उसमें एक चिमटे के द्वारा करते हैं। 1 एकड़ में लगभग 3 से 4 लेबर लगता है, 2 लेबर उसको कलेक्शन करने में लगता है, फील्ड में ही कलेक्ट करना है। और ये टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर आता है 700 रुपये एकड़ के आसपास आता है। और ज़्यादातर किसान लोग इस मेथड का उपयोग करते हैं कि कपास की पराठी को डिस्पोज करते हैं और बाद में उसको जलाने के काम में लाते हैं। अगर इसी को हम लोग थोड़ा से मैकेनाइजेशन करें, तो मैकेनाइजेशन में क्या होगा कि आपका जो ट्रैक्टर एक जो वी फास्ट की तरीके से वी फास्ट लगा देंगे, तो जो कपास की पराठी है चिमटे से निकालने के बजाय अगर लेबर वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं तो ट्रैक्टर से उखड़ जाती है। उखड़ने के बाद 2 लेबर लगा करके उसको कलेक्शन कर सकते हैं, और इसके बाद फिर इसको जो है आप कलेक्शन करने में टोटल जो खर्चा आता है इसमें देखे हैं कि 500 रुपये का खर्चा आ जाता है इसमें आपका उखाड़ने में, प्लस इसके बाद जो है कलेक्शन करने में। और नेक्स्ट जो ऑपरेशन रहता है कि एक बार मटेरियल आपको कलेक्ट हो गया है तो आपको मटेरियल को क्या करना है कि चिपिंग कराना है। चिपिंग में मैं दिखाऊंगा किस तरीके करते हैं। चिपिंग करते इसमें मॉइस्चर जो रहता है उसमें 20 से 25% मॉइस्चर रहता है। और शिपिंग कर समय जो मटेरियल रहता है उसको ट्रैक्टर ट्रॉली में ही भरते हैं, जैसे दिख रहा है ट्रैक्टर ट्रॉली लगी हुई है, वहाँ पे ही शिपिंग करने वाला चिपर भी रखा हुआ है। और उसमें 11 जो है लगभग 10 से 11 10 to 11 जो है लेबर आपको लगेंगे मटेरियल को उसमें फीडिंग करते समय करने के लिए और उसको कंपैक्शन करने के लिए। टोटल जो है आपको 400 से 500 रुपये पर टन चिपिंग का खर्चा आता है, और 400 से 500 रुपये पर टन आपको ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आता है। तो टोटल खर्चा जो आ गया आपका 5 जो है लगभग 1500 रुपये पर टन आपको खर्चा लगेगा फैक्ट्री गेट तक माल ले जाने के लिए। तो जो ये वीडियो है मैं आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो हम लोग फील्ड में कराते हैं एक्चुअल हो रहा है।
ये जो मैंने वीडियो दिखाया काटोल के एक गांव में जहाँ पे हमारा चिपर लगा हुआ था, वहाँ पे एक्चुअल चिपिंग हो रही थी। ये चिपिंग होने के बाद में मटेरियल को फिर एक ब्रिकेटिंग प्लांट में सप्लाई किया जाता था। तो ब्रिकेटिंग प्लांट के ओनर जो मनीष कड़ू जी थे वो भी इस वीडियो में दिख रहे थे, हमारे वैज्ञानिक भी दिख रहे थे। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिर से आते हैं इसमें, आपको एक दो ट्रैक्टर ट्राली या दो मिनी ट्रक आपको लगेंगे। एक आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगेगी और एक आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन जब करने जाएगा तो इसमें भरते चिपिंग करना चाहिए। आपको एक ट्रैक्टर लगेगा, जो ट्रैक्टर कम से कम आपका 50 HP का होना चाहिए, और एक आपको चिपर लगेगा। इस चिपर का मार्केट में कॉस्ट लगभग 1,60,000 रुपये है। ये सरदार इंजीनियरिंग नागपुर में बनता है और मलकापुर में भी महाराष्ट्र इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उनका बलवान नाम का चिपर आता है, काफ़ी मार्केट में फेमस है, वो चिपर मिलता है। और आपको फिर एक बार जब यहाँ पे जो फीड ध्यान देना है कि फीडिंग आपको डायरेक्ट करना है। अगर डायरेक्ट फीडिंग नहीं हो रही है तो आपको फिर लेबर खर्चा बढ़ जाएगा। एक बार जमीन में करोगे फिर इसमें लोड करोगे तो पुराएगा नहीं। तो डायरेक्ट फीडिंग करना है। इसके बाद फैक्ट्री में ले जा करके मैनुअली इसमें आपको अनलोडिंग करना है। तो टोटल आपको 11 लेबर कम से कम लगेंगे इसमें। इसमें क्या होता है कि खर्चा ज़्यादा है, बचत कम है, लेकिन अगर आप दिन भर करेंगे तो आपको लगभग 5 से 6 टन का कलेक्शन हो जाता है। एक टन में अगर जो करने वाला ग्रुप ओनर है उसको जो पैसा बचता है उसको देखा जाए तो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। मैं इसको एक्चुअल दिखा रहा हूँ किस तरीके से आता है। हम लोगों ने जो कॉटन स्टॉक कलेक्शन एक सीजन में कराया था 2018 में, फरवरी 2018 से अप्रैल 2018, 3 महीने हम लोगों ने काम कराया था। और टोटल हमने क्या किया था, 5 गाँव में किया था और एक गांव से 1000 टन का कलेक्शन, टोटल 5000 टन कपास की पराठी का कलेक्शन कराया था। उसमें एक फार्मर को 5000 रुपये इनकम हुआ था पराठी से, एक विलेज को 10 लाख रुपए मिला था। तो टोटल 5 गांव में 50 लाख रुपए कई का जो है गांव का इनकम हुआ था। तो टोटल जो देखा जाए तो एडिशनल इनकम फार्मर को 1000 रुपये पर एकड़ मिला। देखने में पर फार्मर कम है, लेकिन अगर ऐसे रूरल इकोनॉमी देखा जाए, एक गांव में 10 लाख रुपए आएगा तो काफ़ी काम हो जाता है। उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले थे उनको हमारे जो केंद्रीय मंत्री है माननीय नितिन गडकरी महोदय जी का, उन्होंने क्या किया था, जो हमारे किसान थे और हमारे जो बिजनेस थे मैन थे, उन दोनों का सत्कार किया था हमारे सेंटर में। तो जो बिजनेसमैन थे वो मनीष कड़ू जी हैं, उनका गांव सावनेर में है, सावनेर और जिला नागपुर के रहने वाले हैं। उनका भक्ति बायोकोल एनर्जी करके काटोन में पावर प्लांट है, उसकी कैपेसिटी 20 टन पर डे है। इस प्लांट में हम लोगों ने उनके माध्यम से सप्लाई किया था। उनको भी क्या हुआ था, इसमें काफ़ी प्रॉफिट मिला था। ब्रिकेट बनाने में एक टन में उनको 600 रुपये का बेनिफिट हुआ था। तो टोटल उन्होंने 6000 टन ब्रिकेट का उन्होंने उत्पादन किया था। 5000 टन उन्होंने कपास की पराठी यूज किया था और 1000 टन उन्होंने दूसरा मटेरियल बायोमास मिक्स किया था। तो टोटल 6000 टन का उन्होंने प्रोडक्शन किया था। तो टोटल उनको 36 लाख रुपए का जो है इनकम एक साल का हुआ था। अगर उनका 20 टन प्लांट है तो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लगभग 43.5% था। पे बैक पीरियड 2 साल, मतलब कि आपको 2 साल में ही पूरे प्लांट का खर्चा निकल गया था। अभी देखा जाए कि ब्रिकेट का उपयोग और कहाँ कर सकते हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि अभी जैसे कोरोना काल आया हुआ है, तो इस समय क्या हुआ है कि बहुत सारे जो है दुखद घटना है कि बहुत सारे लोग एक साथ मृतक हुए हैं। तो उनको जो जलदाह संस्कार करने के लिए जो लकड़ी लगती है, लकड़ी की काफ़ी कमी आई है। आप लोग भी न्यूज़ में देखते होंगे कि बहुत सारी लाशें हैं गंगा जी में ऐसे ही फेंक दिया गया है। बहुत सारी लाशों को गंगा जी के किनारे ऐसे ही रेतों में विसर्जन कर दिया गया है। तो बाद में जो पानी आ रही है तो
जो है डेड बॉडी निकलती रहती है। और वही नहीं, कई कई और जगह पे ऐसा हुआ है कि जहाँ पे लकड़ियों की, क्योंकि लकड़ियों की एक साथ बहुत सारी आवश्यकता आ गई, वो भी सूखी लकड़ी। आप पेड़ भी काटोगे तो आपको तुरंत लकड़ी मिलने वाली नहीं है, बिना सुखाए काम में नहीं आएगी। तो इस लकड़ी को कमी को दूर करने के लिए और आदमी को ससम्मान अंतिम संस्कार किया जाए, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले से ही देखा था कि अगर दाह संस्कार यंत्र ऐसा बनाया जाए जिसमें ब्रिकेट के माध्यम से दाह संस्कार किया जाए तो लकड़ी का भी खर्चा बचेगा, प्लस क्या होगा कि जो हमारे पेड़ पौधों को काटा जाता है या जिससे हमारा जंगलीकरण कम हो रहा है उसके उससे भी जो है उसमें मदद मिलेगी। तो हमने एक जो है अपने यहाँ एक रिसर्च सेंटर में दाह संस्कार यंत्र बनाया हुआ था। उस दाह संस्कार यंत्र को हमने यहाँ नागपुर में लगा, नागपुर में अभी तो कई जगह लग गया है, अभी तो चंद्रपुर में भी लगा हुआ है, दिल्ली में भी हम लोग 100 इस तरह का 100 दाहिनी यंत्र सप्लाई कर चुके हैं। इसमें ये जो हम फोटो दिखा रहे हैं नागपुर के अंबाझरी घाट का एक्चुअल फोटो है। इसमें डेड बॉडी को पहले पहले क्या करते हैं, ब्रिकेट को नीचे जो है लगभग 100 किलो ब्रिकेट को नीचे रख देते हैं, फिर डेड बॉडी को रखते हैं, इसके बाद लगभग 150 किलो ब्रिकेट ऊपर लगा देते हैं। इससे ये जो है एक्चुअल फोटो इसका जब हम लोग दाह संस्कार करते समय की फोटो है ये। इसमें एक फैन रहता है, फैन के माध्यम से हवा हम लोग सप्लाई करते हैं जिससे कि जो है बायोमास से क्रेमेशन बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सस्ते से हो जाता है। अगर हम इसका एक तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे कि लकड़ी से अगर दाह संस्कार करते हैं और क्रेमेटोरियम, हमारे बायोमास क्रेमेटोरियम से अगर दाह संस्कार करते हैं तो देखेंगे लकड़ी 300 किलो लगती है, उसके साथ 5 लीटर मिट्टी का तेल भी लगता है, कपूर 1 किलो लगता है, घी 2 किलो लगता है। अगर इसमें करेंगे तो 200 किलो केवल जो है आपको बायोमास लगेगा, केरोसिन की कोई ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि आग जो है आपकी एक बार थोड़ा से कपूर से पकड़ा दिया तो उससे हवा से अपने आप आग फैलती जाती है। तो आधा किलो कपूर 1 किलो घी लगता है, तो टोटल खर्चा देखा जाए तो 2500 रुपये में दाह संस्कार हो जाता है। जो लकड़ी से अगर करने जाते हैं तो 5500 रुपये में आता है। अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में जैसे चंद्रपुर और नागपुर में ऐसा किया हुआ है कि इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बायोमास ब्रिकेट फ्री में दे रही है कि आप फ्री में ले लीजिए, जलाइए। और वहाँ पे लकड़ी का जो खर्च जो रेट उन्होंने लगाया है 9 रुपये, जहाँ पे फ्री का व्यवस्था है ब्रिकेट का वहाँ पे लकड़ी 9 रुपये किलो मिलती है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि दाह संस्कार में 3000 रुपये एक दाह संस्कार के ऊपर जो है बचत होती है, तो लगभग 55% सेविंग होती है। तो अगर इसमें देखे जाए, अगर बायोमास से हम लोग बायोमास ब्रिकेट से अगर हम लोग क्रेमेशन करते हैं तो इसमें बेनिफिट किसको, इसमें किसानों को भी बेनिफिट होगा कि कॉटन स्टॉक जो है 1 एकड़ में 1 टन मिल जाता है। एनुअल जो रिक्वायरमेंट है 10 लाख क्रेमेशन के लिए अगर देखा जाए तो 2 लाख टन ब्रिकेट की जरूरत है, और 2 लाख टन में अगर 1000 रुपये टन देख लिया जाए तो फार्मर को लगभग 20 करोड़ रुपए इनकम हो सकती है अगर हम लोग जो है बायोमास 2 लाख जो 10 लाख क्रेमेशन टोटल जो है इंडिया में हर साल लगभग 50 लाख क्रेमेशन होते हैं। उसमें अगर मैं 1/5 20% भी 10 लाख भी क्रेमेशन अगर बायोमास से किया जाए तो उससे किसानों के बायोमास का भी जो खर्चा आएगा लगभग 20 करोड़ रुपए वो किसानों के इनकम में कन्वर्ट हो सकता है। ये टोटल मैंने बायोमास की यूजेज बताया। बायोमास का जो कमर्शियल यूजेज है मेनली आपका ब्रिकेट, पैलेट इसमें सीमित है, और जो पार्टिकल बोर्ड में भी उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन पार्टिकल बोर्ड वाले क्या करते हैं कि ये बायोमास कम लगाते हैं क्योंकि उनका जो रहता है मेन ये बगास में जाते हैं, बगास कंपैक्टेड फॉर्म में मिल जाता है, उसको स्टोर करना उनके लिए आसान रहता है। तो इसमें पार्टिकल बोर्ड भी में भी ये यूज किया जा सकता है बायोमास को, कपास की पराठी को। लेकिन अगर कोई आदमी सोचे कि मैं एक्सक्लूसिवली एक पार्टिकल बोर्ड प्लांट डालूंगा तो पार्टिकल बोर्ड प्लांट काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ कवर नहीं किया।
एक पार्टिकल बोर्ड प्लांट डालने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहती है, और बहुत कम ही पार्टिकल बोर्ड प्लांट चल रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं। इसलिए वो जो है, जो इन्वेस्टमेंट है उसको, उसमें मैं देखा कि बहुत रेयर लोग करते हैं। काफ़ी जो वेल सेटल्ड लोग हैं, जैसे स्पिनिंग मिल डालने वाले लोग वेल सेटल्ड लोग हैं, उसी तरीके से पार्टिकल बोर्ड डालने वाले भी वेल सेटल्ड ऑलरेडी जो बिजनेस में स्टेब्लिश है, ऐसे लोग ही डालते हैं। इसका कंपोस्ट भी किया जाता है, लेकिन कंपोस्ट का इस एरिया में, विदर्भा एरिया में होने के चांस थोड़ा कम है। उसका कारण क्या है कि हम लोग यहाँ की कपास की पराठी कब निकालते हैं, जाकर के मार्च तक, अप्रैल तक निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो कपास रहता है इसको काफ़ी डिले कर देते हैं। पहले फर्स्ट पिकिंग लेंगे अक्टूबर नवंबर में, सेकंड पिकिंग लेंगे दिसंबर में, जनवरी फरवरी में थर्ड पिकिंग लेंगे, फिर मार्च तक मैं देखा वो चलाते रहते हैं। तो अंत में आते आते आपके कपास की पराठी जो रहती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो उसको कंपोस्टिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कपास की पराठी जैसे हम लोग पंजाब हरियाणा रीजन में देखें, वहाँ का ट्रेंड कैसा है कि कपास को उन्होंने लगा दिया तो इसके बाद दिसंबर में वो लोग अक्टूबर नवंबर में टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि उनको फिर से वीट सोइंग करना है। तो वीट सोइंग के लिए कपास की पराठी को तुरंत टर्मिनेट कर देते हैं। तो टर्मिनेट करने के बाद उनकी जो पराठी रहती है गीली रहती है, उसको कंपोस्टिंग करना आसान रहता है, लेकिन अपने यहाँ कंपोस्ट बनाना इसका थोड़ा डिफिकल्ट है। और मैंने अभी देखा इधर आरवी में एक बंदा है, वो कपास की पराठी से मशरूम का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो स्लाइड इसमें डालना रह गया है, कभी चलो डिस्कस करेंगे। तो केवल वही मैंने देखा कि वो मशरूम का इसमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। मशरूम भी इसमें किया जा सकता है, जो ओएस्टर मशरूम लगा सकते हैं, बटन मशरूम नहीं लगा सकते हैं। तो लेकिन उसमें करने के लिए आपके पास जो विंडो है बरसात के आसपास ही होगा, बरसात के थोड़ा उसमें मॉइस्चर चाहिए। तो अगर उसमें 5-6 महीने विदाउट केवल कुछ लगाए, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चे से ही आपको मशरूम का प्रोडक्शन किया जा सकता है। उसमें अगर कोई आदमी चाहता है उसको जानकारी लेने के लिए, तो हम लोग उसको जानकारी दे सकते हैं और उनसे भी संपर्क करा सकते हैं। अपने यहाँ आरबी में ही है, जो है उनका नंबर वगैरह भी मेरे पास है, उनसे भी संपर्क करके किस तरीके से वो कर रहे हैं देखा जा सकता है। और जो लास्ट में हम लोग बताना चाहेंगे कि जो ये भी किया जा सकता है, ये भी लगभग 40 से 50 लाख रुपए में प्लांट लग जाता है। मेडिकल कॉटन, मेडिकेटेड कॉटन या मेडिकल कॉटन का किस तरीके से प्रोडक्शन किया जा सकता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ऊपर से देख लेंगे। जिसको ज़रूरत होगी वो हमसे कांटेक्ट करके इसमें जानकारी ले सकता है। तो मेडिकल कॉटन को एब्जॉर्बेंट कॉटन भी जानते हैं, एब्जॉर्ब के नाम से भी जाना जा सकता है। ये क्या होता है कि स्काउरिंग और ब्लीचिंग करके इसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ रहती है और इसमें जो इसके अंदर जो जो इसका रहता है वैक्स की लेयर रहती है, दोनों को निकाल दिया जाता है। तो इसको करने का कारण क्या रहता है कि हम अपने जो फाइबर है, फाइबर को ऐसा बनाते हैं कि ये पानी को एब्जॉर्ब करे, हाइड्रोफिलिक इसको बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इसमें पानी को पूरी तरीके से भर ले। और ये इसमें जितनी भी गंदगियां हैं, लीफ है और चीज़ है, पूरी तरीके से गल जाए। इसके बाद जो हमारा मटेरियल है स्टरलाइट हो जाए। स्टरलाइट हो जाए इसका मतलब कि स्टेराइल करते हैं कि जो हम इन्फेक्शन वगैरह रहेगा, इन्फेक्शन जो है उससे बढ़े नहीं। जैसे आजकल ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम आया है, इस तरीके से कोई डिजीज उसमें नहीं पनपे, इसलिए उसको जो है स्टेराइल किया जाता है। और इसका उपयोग जो करते हैं हम लोग ड्रेसिंग में या पर्सनल हाइजीन कंडीशन में, उसमें किया जाता है। मेन रूप से ड्रेसिंग में ज़्यादा जाता है ये। छोटे छोटे मेडिकल स्टोर में या हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि इस तरह के कॉटन हमेशा यूज़ में लाया जाता है। तो इसमें इसका जो स्टैंडर्ड रहता है, किस तरीके का स्टैंडर्ड जो है निर्धारित किया गया, इंडियन स्टैंडर्ड है ये, इंडियन फार्माकोलॉजिकल स्टैंडर्ड बोलते हैं इसमें। इसमें आपको अगर कपास को एब्जॉर्बेंट बनाया गया है, तो अगर हम गिलास में पानी भर के उसको डालेंगे तो 10 सेकंड के अंदर उसको डूब जाना चाहिए।
अपना जो एक्चुअल कपास रहता है वो पानी में डालोगे तो डूबेगा नहीं। अगर आप लोग किए नहीं होगे तो करके देख लेना। उसका कारण क्या है कि उसके ऊपर वैक्स या मोम की लेयर रहती है जो पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। पानी जो है उसके ऊपर ऊपर ही तैरता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें डूबता नहीं है। लेकिन अगर हम वैक्स की लेयर हटा देंगे तो हमारा मटेरियल हाइड्रोफिलिक बनेगा और फिर वो पानी में तुरंत डूब जाएगा। इसमें जो सेकंड पैरामीटर ये होता है कि पानी कितना उसको पानी सोखना चाहिए, तो बताया गया है कि कम से कम 24 गुना। मतलब अगर आपका 100 ग्राम कपास रुई है तो दो है उसमें क्या होना है, 24 गुना कितना हो गया, 2400। मतलब कि 2.5 लीटर पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। और उसमें ईथर जो कंटेंट, ईथर सब्सटेंस जो है 0.5% होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उतना नहीं लेंगे, ज़्यादा टेक्निकल में हम लोग नहीं जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि बिल्कुल भी इसमें दुर्गंध नहीं होना चाहिए, ओडोरलेस होना चाहिए। फॉरेन मैटर इसमें जो कचरे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें बस जो कलरिंग एजेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर 8% से ज़्यादा नहीं रह सकता। तो टोटल ये जो है आपका मेडिकल कॉटन के क्वालिटी पैरामीटर्स है। इसको जो बनाने के लिए प्लांट लगता है, एक जो प्लांट है उसमें 500 किलो एक जो है एक बैच में, बैच प्रोडक्शन होता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन नहीं होता। एक बैच में 500 किलो या जो है हाफ टन आप रुई का ब्लीचिंग और स्क्वायरिंग कर सकते हैं। उसका मैं प्लांट के बारे में आपको इसमें दिखा रहा हूँ किस तरीके क्या क्या मशीनरी उसमें लगेगी। उसमें आपको पहला तो ब्लो रूम लगेगा। ब्लो रूम में क्या रहेगा कि जो कपास रहता है, कपास रुई है, एक्चुअली रुई को ओपनिंग करते हैं और क्लीनिंग करते हैं। इसके बाद एक बॉयलर रहता है। बॉयलर से हम लोग पानी को गर्म करते हैं, गर्म करके उसको फिर स्काउरिंग और ब्लीचिंग ऑपरेशन करते हैं। ब्लीचिंग में, स्काउरिंग में क्या होता है कि जो इसमें वैक्स लेयर है और जो इसमें कचरा है वो पूरी तरीके से निकलता है। ब्लीचिंग में वाइटनेस लाते हैं, जैसे H2O2 डाल देते हैं जिससे हमारे मटेरियल जो है वाइट हो जाता है। एक हाइड्रो स्ट्रक्चर लगता है, वो क्या करता है, पानी को बार बार सर्कुलेट करता रहता है। सर्कुलेट करने से क्या होता है कि अपना ब्लीचिंग वगैरह हो जाता है। और इसके बाद फिर जब आपका ब्लीचिंग हो गया, अगर इस तरीके से देखेंगे तो कम से कम 5 से 6 घंटे आपको ब्लीचिंग और स्काउरिंग में लगेगा। इसके बाद आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। न्यूट्रलाइजेशन में तो एक बैच आपको समझ लीजिए कि कम से कम 5 से 6 घंटे में तैयार होता है। इसके बनने के बाद में फिर आपको जब मटेरियल गीला हो गया, जैसे बाल गीला हो जाता है तो उसको हमको बहुत केयर लेके, जैसे बहनें लोग करती है, बहुत केयर लेके फिर अपने बाल को झाड़ती थी। इस तरीके से रुई आपकी गीली हो गई तो बहुत केयर लेके आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। तो बेट ओपनर आता है, उसमें ओपनिंग करते हैं। ओपनिंग करने के बाद में फिर उसको फिर क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, सुखा लेते हैं। सन ड्राइंग भी कर सकते हैं। और बरसात वगैरह में अगर आपका सन ड्राइंग कर रहे हैं तो दिक्कत जाएगी, तो उस समय आपको ड्रायर भी आता है। ड्रायर के माध्यम में से आप क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से हीट करके सुखाया जा सकता है। इसमें टोटल 3 मशीनें रहती हैं, एक कार्डिंग मशीनें, रोलिंग मशीनें, बेइंग और कटिंग मशीनें। ये 3 आपकी जो है मेन मशीनें हैं। इन मशीनों से आप क्या करेंगे कि कपास को फिर कार्डिंग, मतलब ये स्लाइबर बना लेंगे एक तरीके से। आपका जैसे स्लाइबर पोनी जैसे बोलते हैं, पोनी बना लिया जाता है। पोनी बनाने के बाद इसको फिर रोल कर लेते हैं, रोल करने के बाद फिर कट करते हैं। इस तरीके टोटल ऑपरेशन है। तो इसमें आप देखेंगे कुछ मशीनें पुरानी दिख रही है, कुछ नई दिख रही है, कहीं कहीं ओल्ड लिखा हुआ है, कहीं कहीं न्यू लिखा हुआ है। तो ओल्ड हमने लिखा कि क्योंकि ये जो प्लांट है हमको 50 लाख रुपए में अगर डालना है, तो सारे अगर मशीनें नई डालेंगे तो नहीं आएगा। सारे मशीनें नई आप डालोगे तो आपको कम से कम 5 करोड़ रुपए में प्लांट लगने वाला है। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको रिटर्न भी नहीं आएगा। इसमें बेस्ट चीज़ यही है कि आप क्या करें, जितना संभव हो पुरानी मशीनें डाले जाएं। तो ब्लो रूम मशीनें, जहाँ पे स्पिनिंग मिल वगैरह अपग्रेड होती हैं, ब्लो रूम मशीनें बहुत सस्ते मिल जाती हैं। पावर प्लांट में भी बहुत जगह जहाँ पे बॉयलर निकलता है, पुराने बॉयलर भी मिल जाते हैं। हाइड्रो स्ट्रक्चर आसान है, इसमें केवल एक पंप लगी हुई है, वो सस्ते में पड़ जाती है।
वेट ओपनर भी कोई महंगा नहीं, ये भी सस्ते में पड़ जाता है। ड्रायर पुराना मिलता है तो वेल एंड गुड है, नहीं सन ड्राइंग से भी कर सकते हैं। कार्डिंग मशीन आपको पुरानी ही लेना है। कार्डिंग और लैपिंग मशीन दो, एक मशीन और होती है लैपिंग होती है, कार्डिंग लैपिंग जो साथ साथ में चलती है, ये दोनों आपको पुरानी मशीनें लेना है। रोलिंग मशीन नहीं ले सकते हैं और वेइंग और कटिंग आप नहीं ले सकते हैं। तब आपको जो है ये 50 लाख रुपए में प्लांट लग के तैयार होगा। ये हमने जो फोटोग्राफ्स दिखाए हैं कि किस तरीके से आपका जो ब्लो रूम मशीनरी है, इस ये जो उसमें स्टेप क्लीनर है, यहाँ से रुई इनलेट में डालते हैं, कचरे नीचे गिरते रहते हैं और क्लीन होकर के रुई इधर आती है। दूसरा ये जो फोटो है जो एक्चुअल प्लांट का है, चलते हुए हमने फोटो लिया था, ये आपका कियरिंग वेसल है जिसमें 500 किलो में बोला रुई डालते हैं, इस तरीके का रहता है। इसमें नीचे से पानी आता है, इसको भर देते हैं, यहाँ पे जो ट्यूब दिखा रहा है उससे गर्म पानी जो है इसमें छोड़ते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लीचिंग और स्क्वायरिंग हो जाता है। या ये हमारे जो है ब्लो रूम मशीनरी है। ब्लो रूम के बाद में फिर जो लैपिंग मशीन है, जो हम लोग बाद में जब रोलिंग वगैरह करेंगे, ये यहाँ पे लैपिंग बनाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे कार्डिंग मशीन दिख रही है, कार्ड बनाते हैं, स्लाइवर बनाते हैं। और ये जो दिख रहा है आपकी जो कार्डिंग मशीन ऑपरेशन, जब आपका किस तरीके से ये रोल किया हुआ सीट रखा हुआ है, इसी सीट को जो रोल्ड सीट है, इसी को फिर हम ले जा करके कट करके फिर हम लोग इस तरीके से पैकेट बना लेंगे। जैसे एक्चुअल पैकेट बना हुआ दिख रहा है, ये जो है कटिंग मशीन है, कटिंग मशीन में डाल करके एक्चुअल साइज में कट कर लेते हैं। ये टोटल इसमें दिख रहा है। ये अगर हम इसको इकोनॉमिक्स देखें तो किस तरीके का प्लांट लगेगा, हमने एक जो चार्ट बनाया हुआ है इसमें आप देखेंगे कि मिलियन में है, मिलियन मतलब एक मिलियन 10 लाख रुपए के बराबर है। तो लैंड और बिल्डिंग जो यूज करेंगे उसमें 5 लाख रुपए का खर्चा आता है टोटल, और प्लांट और जो इक्विपमेंट आएगा उसमें 40 लाख रुपए का खर्चा आता है। जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है वो लगभग 5 लाख रुपए का आता है। तो टोटल जो है 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें लैंड देखेंगे 1000 स्क्वायर मीटर मतलब 10,000 स्क्वायर फीट का आपके पास लैंड चाहिए। मशीनरी के लिए भी दिया हुआ है, इसमें मटेरियल स्टोरेज का दिया है, ऑफिस बिल्डिंग का एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आवश्यकता के अनुसार से कम ज़्यादा किया जा सकता है। रॉ मटेरियल वगैरह का खर्चा पकड़ करके देखा जाए तो इसमें जो है आपका जो ग्रॉस इनकम आएगी, आपको देखा जाए तो नेट इनकम जो है, नेट एनुअल इनकम जो है 2.25 मतलब 22.5 लाख रुपए हो गया। तो 22.5 लाख का आपको इनकम आएगा। तो इसमें लगभग 27 महीने में 27% रेट ऑफ रिटर्न है। ये देखा जाए तो इस तरह का प्लांट काफ़ी अच्छा फिजिबल प्लांट है। 50 लाख में लग रहा है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, लेकिन इसका मार्केटिंग जो है वो मेन चीज़ है। जो भी आदमी लगाता है उसको देखना चाहिए कि मार्केटिंग हमसे हो जाएगा। अगर मार्केटिंग होता है तभी करना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत क्रिएट करेगा। तो मार्केटिंग में आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। जैसे हमेशा लोग बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट हमसे खरीद ले किसानों से, या जो है कोई आदमी गवर्नमेंट हमको सपोर्ट दे बेचने के लिए। तो देखिए मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत मुश्किल है। मार्केटिंग आपको अपने खुद के लेवल पे करना पड़ेगा। इसमें केवल गवर्नमेंट आपको लगाने के लिए खर्चा दे सकती है, गवर्नमेंट आपको चलाने का ट्रेनिंग दे सकती है, गवर्नमेंट आपको लोन दिला सकती है इसके लिए ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए, लेकिन जो बिजनेस करना है अल्टीमेटली आपको ही करना है। तो मार्केटिंग आप देख लीजिए, अगर मार्केटिंग में कोई सक्षम है तो इस प्लांट में जाया जा सकता है। एक और प्लांट मैंने देखा था कि जो मैं अहमदाबाद में गया था, अहमदाबाद में एक प्लांट में मैं देखा था, वहाँ पे कॉटन जो अपना मेडिकेटेड कॉटन या ब्लीच कॉटन है उसका कॉटन बॉल बना रहे थे। तो कॉटन बॉल का क्या उपयोग में आता है पहले देखेंगे कि जैसे जो आजकल मेकअप वगैरह होता है, मेकअप होता है या कहीं पे शो वगैरह होते हैं, वहाँ पे मेकअप करने के बाद में जो फाउंडेशन रहता है या जो लगाए, जो लेडीज या जेंट्स भी लगाते हैं मेकअप करने के बाद में, मेकअप निकालने के लिए इस तरीके का बाल उपयोग में आता है। इसका काफ़ी मार्केट था। तो पहले ये मशीनें जो है चाइना से ही आती थी, कॉटन बॉल बनाने वाली मशीन। तो लेकिन अहमदाबाद में उस पार्टी को मैंने देखा, मैंने बोला ये मशीन कहाँ से खरीदा, तो बोले चाइना की मशीन मैंने देखा, उसी को देख के कॉपी कर लिया।
अब बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। और उसको पूछा खर्चा कितना आया तुमका इसको बनाने में, कह रहे 5 लाख रुपए में बन गई। मैं कहा इसका अगर नया खरीदोगे तो नया कह रहा 15 लाख रुपए का। तो वो बना करके मैं बोला कितना इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, कहन कि एक दिन में 300 किलो जो है मटेरियल का वो बॉल बन जाते हैं। मैं इसको बोला इसका मार्केट किधर है, मेन मार्केट इसका जैसे बॉम्बे जाता है, बेंगलोर जाता है, जहाँ पे फिल्म की शूटिंग वगैरह होती है, जहाँ हीरो हीरोइन बहुत सारा मेकअप करते हैं, जो फाउंडेशन है क्रीम वगैरह निकालने के लिए इस तरीके का चीज़ उपयोग में लाते हैं। तो ये टोटल जो है मैंने आपको मेडिकल कॉटन के बारे में बताया। और लगभग जितने भी कॉमर्शियल एक्टिविटी संभव है लगभग सारी चीज़ें हमने कवर किया। इसमें एक चीज़ शायद रह गया है, उसमें जैसे कपास की सरकी है, सरकी से जो हम लोग आयल निकालते हैं वो प्लांट भी डाला जा सकता है गांव एरिया में। अगर कोई आदमी छोटा जिनिंग डालता है तो उसके साथ में 1-2 एक्सपेलर भी डाल सकता है। तो अगर कोई जिनिंग डालता है, एक्सपेलर डालना चाहता है तो हमसे संपर्क करे तो हम उसको गाइड कर सकते हैं। तो जैसे हमसे गाइडेंस लेने के लिए, आपका लेक्चर लेने सुनने के बाद मैं देखा कुछ सारे फ़ोन भी आते हैं, तो हम लोग सब विषय के एक्सपर्ट नहीं हैं। जैसे मैं जो एक्सपर्ट हूँ मैं आपको जिनिंग के बारे में, आयल मिल के बारे में, ब्रिकेटिंग पैलेटिंग के बारे में बता सकता हूँ अच्छे से। बाकी जो विषय है और लोग हैं मैं उनको आपको एड्रेस दे सकता हूँ, उनसे संपर्क किया जा सकता है। तो अगर इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जो टाइम है उसमें 10 मिनट का समय बाकी है। धन्यवाद सर। प्रशिक्षणार्थ्यांना काही प्रश्न विचारायचे असेल तर बोला बोला सर नंबर भी दीजिए, आपका नाम और नंबर। अच्छा, नाम और नंबर चाहिए ना? हाँ जी हाँ। ठीक है मैं टाइप कर लेता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ, ये जो हमारा स्लाइड है, लास्ट स्लाइड था ना, हाँ जी हाँ। ये जो हमारा लास्ट स्लाइड था इसमें देखिए ये आपको दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है आपको? इसमें मेरा ईमेल आईडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर तीनों लिखा हुआ है। मेरे ईमेल में ही मेरा लास्ट नहीं दिख रहा है सर, वो लास्ट स्लाइड दिख रहा है आपको? हाँ जी हाँ। नहीं। मैं इसे मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9158507741 9158507741। तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असेल तर त्यांनी आपल्याला माईक अनम्यूट करा आणि सरांना प्रश्न विचारा। सरांचा नंबर आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला शेअर केलेला आहे। आपल्याला पुढे काही प्रश्न असेल तर कृपया त्यांनी आपलं माईक अनम्यूट करा। काही प्रश्न असेल अभिनव कांबळे झाला होता, आपल्याला काही प्रश्न आहे का? बोला सर। बोला। कांबळे सर आपला माईक ऑन दिसतोय, आपल्याला काही प्रश्न विचारायचे आहे का? नरेंद्र कुमार सर ऑन झाला होता।
माई सर जॉईन आहे का? माई सर जॉईन आहात आपण? हॅलो, हा जॉईन आहे मॅडम. काही प्रश्न आहे सर आपल्याला? नाही सध्या तर काही प्रश्न नाही, पण आता फोन नंबर असल्यामुळे विचारता येतील. बरं, काही प्रश्न असेल तर आपण लिखित स्वरूपातही आपल्या ग्रुपवर टाकू शकता. नक्की त्याचे उत्तर आपल्याला मिळेल. ठीक आहे. तर कुणाचे काही प्रश्न असतील तर आपण सांगूया. माईक सर आपला माईक करा प्लीज. कॉल नहीं है इसलिए किसी का कोई प्रश्न नहीं है, और इनके कुछ प्रश्न आ जाएंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी. हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप निरंतर चालू है, उसपे इनके क्वेश्चन आते हैं सर. तो सर धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से आज विद्या हेल्प वीडियोस आज वैल्यू एडिशन ऑफ कॉटन इसके बारे में मार्गदर्शन किया सर. निश्चित रूप से विदर्भ के जो फार्मर्स है उनको इसका फायदा होगा सर. तो मैं रामगिरी की टीम की वजह से आप आज आभार मानती हूँ सर कि आपने हमको वक्त दिया. तो थँक यू सर, थँक यू सो मच. आणि प्रशिक्षणार्थ्यांचेही मी धन्यवाद मानते की त्यांनी मोठ्या संख्येत उपस्थिती दर्शवली. आपली उपस्थिती ही आमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. तो सगळ्यांना विनंती आहे की आपण अशाच प्रकारे आम्हाला प्रतिसाद द्या आणि चांगल्या प्रकारे आपण हे आपला प्रशिक्षण कार्यक्रम यशस्वी करू. तर शुक्ला सर का फिर से मैं धन्यवाद मानती हूँ सर, और अपना ये सेशन यही पे समाप्त करती हूँ. धन्यवाद सर. थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू.